वियतनाम युद्ध वियतनामी सपने की पूर्ति का गवाह बना, जिसमें एक एकीकृत स्वतंत्र देश ने दुनिया में अपनी जगह बनाई, बाहरी दमन और शासन से मुक्त। ये वही कहानी है जिसे इतिहास में बार बार दोहराया गया है, और अगर ये इतिहास के किसी और समय में हुई होती तो शायद ये छोटे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के बाहर काफी हद तक भुला दी जाती, जैसे कि स्वतंत्रता के कई युद्ध भुला दिए जाते हैं। लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में हुई घटनाओं के कारण वियतनाम के युद्ध क्षेत्र उस समय पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण में से एक बन गए, क्योंकि यहीं दो वैचारिक महाशक्तियां, लोकतांत्रिक पश्चिम और साम्यवादी पूर्व, आमने सामने टकराने वाले थे। वे एक दूसरे से सीधे नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वे परमाणु आग में खुद को नष्ट कर लेते। इसलिए उन्होंने वियतनामी लोगों के माध्यम से लड़ाई लड़ी। ये वियतनाम युद्ध की कहानी है। आज के एपिसोड को स्पॉन्सर करने के लिए धन्यवाद मास्टरवर्क्स। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सत्रहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी और पुर्तगाली कैथोलिक मिशनरी दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे, जिनका उद्देश्य इस क्षेत्र में कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। उस समय यह क्षेत्र स्थानीय शासकों के बीच बुरी तरह बटा हुआ था, जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे, और इसी कारण फ्रांसीसियों ने मिशनरियों की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात किए। अगले 200 वर्षों में फ्रांसीसी लोग इस क्षेत्र के मामलों में लगातार अधिक हस्तक्षेप करने लगे, और वे उन स्थानीय सरदारों को सैनिक सहायता देने लगे जो फ्रांसीसियों के साथ सहयोग करने के लिए अधिक इच्छुक थे, उन लोगों के खिलाफ जो सहयोग नहीं करना चाहते थे। समय के साथ उन्होंने इस क्षेत्र में छल, बातचीत या अक्सर युद्ध के माध्यम से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसका चरम बिंदु 1887 में आया, जब फ्रांसीसी उपनिवेशों के एक संघ की स्थापना हुई, जिसे फ्रांसीसी इंडोचाइना कहा गया। फ्रांसीसी उपनिवेश सरकार ने अपने अधीनस्थों का शोषण किया, उन पर नमक और अफीम जैसी जरूरी वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाए गए। फ्रांसीसी इंडोचीन 19वीं सदी के अंत में और भी विस्तृत हुआ, जब पड़ोसी सयाम से 1893 में और फिर 1907 में और भी क्षेत्र लिए गए। हालांकि 1930 के दशक के मध्य में इन क्षेत्रों में से कुछ वापस कर दिए गए थे। हालांकि इस क्षेत्र में फ्रांसीसियों के खिलाफ विरोध को उपनिवेशी सरकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई, जिसके परिणाम स्वरूप कई आंदोलन बने, जिनका उद्देश्य उन्हें हटाना और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। ऐसा ही एक आंदोलन था वियतनाम कुई चिन्ह दान, या सिर्फ वियत कुई चिन्ह, जो हनोई शहर में शुरू हुआ था। 1927 में वियत कुई चिन्ह ने फ्रांसीसी अधिकारियों की हत्या का अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके सदस्यों पर क्रूर दमन हुआ, जिसमें उनके लगभग 1/3 सदस्यों को फ्रांसीसी सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इससे उनका अभियान नहीं रुका, और 10 फरवरी 1930 को उन्होंने येन बाई बैरको में वियतनामी सेना की बगावत आयोजित की, जो अंततः असफल रही। फ्रांसीसियों ने वियत कुई चिन्ह के सदस्यों और समर्थकों को बेरहमी से सजा दी और उनमें से कई को मार डाला। इसके बाद वियत कुई चिन्ह का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन एक और राष्ट्रवादी आंदोलन पहले ही समर्थन हासिल कर रहा था, और अगले 30 वर्षों में इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से प्रभावित करेगा। 1917 में शाही रूस में क्रांति आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप जार का तख्तापलट हुआ और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट महाशक्ति सोवियत संघ का निर्माण हुआ। सोवियत संघ में कई लोग अपने कम्युनिस्ट विचारों को अपनी सीमाओं से बाहर फैलाना चाहते थे, और कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाने वाला एक नया विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। और इसे हासिल करने के लिए सोवियत नेता व्लादिमीर लेनिन ने कोमिंटर्न नामक एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में और अधिक क्रांतियों की योजना बनाना और उनका समर्थन करना था। 1923 में मास्को में एक नया सदस्य आया, ताकि वह कम्युनिस्ट क्रांति भड़काने के लिए वैचारिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। उसका नाम हो ची मिन था। हो ची मिन का प्रारंभिक जीवन कुछ जगहों पर अस्पष्ट है, या तो इंडोचाइना की स्थानीय आबादी में पर्याप्त रिकॉर्ड रखने की कमी के कारण, और कभी-कभी इसलिए भी क्योंकि बाद में वो अपने जीवन के बारे में विरोधाभासी जानकारी देता था। उसकी प्रकाशित जन्मतिथि 19 मई 1890 है, और उसके पिता एक मजिस्ट्रेट थे, जिन्हें अंततः सत्ता का दुरुपयोग करने के कारण उनके पद से हटा दिया गया था। 1911 में हो ची मिन ने वानबा नाम से एक फ्रांसीसी जहाज पर नौकरी पाई,
ताकि वो गुलामी विरोधी प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी को छुपा सके। और उन्होंने कई तरह के जहाजों पर काम किया, पूरी दुनिया का सफर किया, जिनमें फ्रांस, यूके और यूएसए जैसे देश शामिल हैं। 1919 में वह फ्रांस लौटे। तब तक वह और भी ज्यादा राजनीतिक सोच वाले बन चुके थे। उन्होंने पेरिस में रहने वाले अन्य इंडो चाइनी लोगों के एक समूह से मुलाकात की, जो अपने देश की स्वतंत्रता की वकालत करने के साथ साथ साम्यवाद के आदर्शों से भी प्रभावित हो गए थे। मुख्य रूप से ग्रामीण लोग होने के कारण और इतने लंबे समय तक साम्राज्यवादी फ्रांसीसियों द्वारा शोषित किए जाने के कारण साम्यवाद का सपना, जिसमें सत्ता लोगों में बांटी जाती है, न कि कुछ चुनिंदा अमीरों में, दक्षिण पूर्व एशिया के कई स्वदेशी लोगों के बीच ये सपना साकार हुआ, जो आने वाले वर्षों में पश्चिमी शक्तियों, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया। पेरिस में रहते हुए हो ची मिन ने अपने लोगों के लिए वर्साय संधि की शर्तों में भागीदारी की मांग की, जिसने प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया, और विश्व नेताओं से अपील की कि वे फ्रांस पर दबाव डालें ताकि वो इंडो चाइना को स्वतंत्रता दे। यह तथ्य कि 1 लाख इंडो चाइना के पुरुषों ने पश्चिमी मोर्चे की खाइयों में फ्रांसीसियों के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्हें कुछ समर्थन दिला सका, लेकिन दोनों प्रयास व्यर्थ साबित हुए। हालांकि इससे उनके देश में उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरी जो स्वतंत्रता की मांग का नेतृत्व कर रहा था। लोकतांत्रिक पश्चिम से समर्थन की कमी ने हो ची मिन और उनके साथियों को मास्को और साम्यवाद के और करीब धकेल दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने खुद फ्रांस के भीतर साम्यवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई। वास्तव में वह फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। सन 1923 में उन्होंने पूर्व की ओर जाना शुरू किया, मास्को पहुंचने और कोमिंटर्न में भाग लेने के लिए एक चीनी व्यापारी के रूप में छुपकर यात्रा की। इसके बाद वह चीन पहुंचे और वहां रहने वाले इंडो चाइनी लोगों को साम्यवादी विचारधारा सिखाने लगे, और अंततः दक्षिण पूर्व एशिया में कोमिंटर्न के वरिष्ठ एजेंट बन गए। 18 अक्टूबर 1926 को 36 वर्षीय हो ची मिन ने 21 वर्षीय चीनी लड़की झेन झेवेनमिंग से शादी की, अपने साथियों के विरोध के बावजूद, जिसे उन्होंने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आने वाले दशक में हो ची मिन विश्व कम्युनिज्म की सेवा में यूरोप और एशिया के कोने कोने में यात्रा करेंगे और फ्रांस, बेल्जियम, इटली, भारत, चीन और थाईलैंड जैसे दूर दराज के देशों में कम्युनिस्ट समूहों के सदस्यों से मिलेंगे। अपने देश में फ्रांसीसी अब भी संदिग्ध क्रांतिकारियों पर सख्ती कर रहे थे, और 1939 में फ्रांस और इंडो चाइना दोनों में कम्युनिस्ट पार्टियों को अवैध घोषित कर दिया गया था। लेकिन फ्रांसीसी जल्द ही जापान से बढ़ते खतरे और इस डर को लेकर ज्यादा चिंतित होने लगे थे कि चीन में कम्युनिस्ट वहां चल रही गृह युद्ध में जीत सकते हैं। फ्रांस खुद सितंबर 1939 में जर्मनी के साथ युद्ध में फंस गया था, और 1 साल के भीतर ही जर्मन ब्लिट्जक्रिग के सामने गिर जाएगा। फ्रांस का साम्राज्य अब विची फ्रांसीसी के नियंत्रण में था, जिनके पास सीमित सैन्य शक्ति थी, और इसलिए विरोध के नाम पर बहुत कम था। जापानियों ने 22 सितंबर 1940 को इंडो चाइना में कूच किया। जापानियों का उद्देश्य चीन को आपूर्ति की नाकाबंदी करना था, जिनके साथ वे 1937 से युद्ध में लगे हुए थे। वियतनामी लोगों के लिए जापानी कब्जा उतना ही, अगर उससे भी ज्यादा क्रूर था जितना कि फ्रांसीसी शासन था, और हो ची मिन और उनके अनुयायी जानते थे कि युद्ध की इस अफरा तफरी के समय ही अपने देश के आक्रमणकारियों पर पलटवार करने का सबसे अच्छा मौका है। इसलिए उन्होंने पहले से बिखर चुके एक राष्ट्रवादी समूह को फिर से संगठित करके वियत मिन बना दिया, जिसका उद्देश्य जापानियों और उनके नए फ्रांसीसी कठपुतलियों को पीछे धकेलना और इंडो चाइना को एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाना था। इस आंदोलन को जनता का भरपूर समर्थन मिला, और 1944 के अंत तक इसके सदस्यों की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच गई थी। यह सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा से ज्यादा वियतनाम की स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी, जिसका मतलब था कि गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी समूह भी वियत मिन के झंडे तले एकजुट हो गए। शुरुआत में उन्होंने चीन से तस्करी कर लाए गए या फ्रांसीसी और जापानी सैनिकों से छीने गए हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब अमेरिका 7 सितंबर 1941 को युद्ध में शामिल हुआ, वियत मिन को संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय सहायता और उपकरण मिलने लगे। वियत मिन जापानियों के लिए एक घातक दुश्मन साबित हुए। उन्होंने अपने देश की जानकारी का पूरा फायदा उठाया। हो ची मिन ने उत्तर में चीन की सीमा के पास अपना ठिकाना बनाया ताकि वे अपने चीनी कम्युनिस्ट सहयोगियों से नियमित रूप से मिल सकें। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान हो ची मिन को चीनी कुओमिंतांग ने पकड़ लिया, जो चीनी कम्युनिस्टों के दुश्मन थे उनके रुके हुए गृह युद्ध में, और उन्हें 2 साल तक कैद में रखा गया, जिसके बाद उन्हें अपने देश लौटने और जापानियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व जारी रखने की अनुमति दी गई। 1945 तक जापानी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पूरी तरह से पीछे हट रहे थे। 9 मार्च 1945 को उन्होंने अपने फ्रांसीसी कठपुतलियों को हटा दिया और फ्रांसीसी इंडो चाइना को अलग अलग हिस्सों में बांटने पर सहमति जताई, जिनकी अपनी अपनी सरकारें थीं और सभी जापान के साथ संबद्ध थीं। इससे लाओस और कंबोडिया ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी,
लेकिन हाल ही में मुक्त हुए फ्रांसीसियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे भविष्य में अपने खोए हुए क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण पाने की योजना बना रहे हैं। ये वियतमिन के लिए भी एक चेतावनी थी। जापानियों के आत्मसमर्पण करने से पहले ही नए फ्रांसीसी अधिकारियों को अमेरिकी विमानों द्वारा इंडो चाइना में पैराशूट के जरिए उतारा गया। ये एक बेहद खतरनाक काम था, क्योंकि उनका पीछा जापानियों और वियतमिन दोनों ही कर रहे थे। वियतमिन ने जापानियों और विची फ्रांसीसियों के खिलाफ 4 साल तक एक क्रूर अभियान चलाया था, और वे फ्रांसीसियों को फिर से सत्ता में आने देने वाले नहीं थे। 15 अगस्त 1945 को इंडो चाइना में जापानियों ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया, और वियतमिन ने फ्रांसीसियों के पूरी तरह से फिर से नियंत्रण स्थापित करने से पहले देश को अपने लिए सुरक्षित करने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया। उत्तर और दक्षिण दोनों में हो ची मिन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट बलों ने कस्बों और शहरों पर कब्जा कर लिया, और 2 सितंबर 1945 को उन्होंने घोषणा की कि वियतनाम अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। अपने भाषण में उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का हवाला देते हुए कहा, सभी मनुष्य समान रूप से बनाए गए हैं। उन्हें उनके सृष्टिकर्ता द्वारा कुछ निश्चित जीवन के अधिकार दिए गए हैं। स्वतंत्रता और सुख की खोज। यह अमर कथन संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता घोषणा पत्र में 1776 में दिया गया था। व्यापक अर्थ में इसका मतलब है, पृथ्वी पर सभी लोग जन्म से ही समान हैं। सभी लोगों को जीने, खुश रहने और स्वतंत्र रहने का अधिकार है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से भी इसी भावना का हवाला दिया, शायद इस उम्मीद में कि वे उन लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकें जिन्होंने उन्हें इतने लंबे समय तक दबाया था और जो खुद नाजी कब्जे के तहत उत्पीड़ित रहे थे। हो ची मिन के लिए समस्या ये थी कि वियतनाम में अभी भी हजारों जापानी सैनिक थे जिन्हें अब अपने देश वापस भेजने की जरूरत थी। पोट्सडैम सम्मेलन में मित्र देशों ने वियतनाम को 16वें समानांतर रेखा के साथ विभाजित कर दिया, जिसमें चीन को 16वें समानांतर रेखा के उत्तर में जापानियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई और मित्र देशों को दक्षिण की जिम्मेदारी मिली। हो ची मिन के लिए दुर्भाग्यवश वियतनाम के दक्षिण में जो ब्रिटिश सेना पहुंची, वे अपने साथ फ्रांसीसी सैनिकों को भी लाईं, जिन्होंने तुरंत ही 16वें समानांतर रेखा के दक्षिण में कम्युनिस्टों से लड़ाई शुरू कर दी। उत्तर की राजधानी हनोई को अपने नियंत्रण में रखने में सफल होकर हो ची मिन ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म करना शुरू कर दिया, जिनमें से कई ने पूरे युद्ध के दौरान वियतमिन के साथ लड़ाई की थी। अब पूरी तरह से नियंत्रण में आने के बाद उन्हें पता था कि या तो फ्रांसीसियों से बातचीत करनी होगी या फिर पूरी तरह से युद्ध का सामना करना पड़ेगा। वियतमिन के साथ युद्ध फ्रांस के हित में भी नहीं था, जो उस समय चीनी पक्ष के साथ बातचीत में लगे हुए थे, जिन्होंने मांग की थी कि फ्रांसीसी चीनी बंदरगाहों में अपनी रियायतें छोड़ दें। बदले में चीनी सैनिक उत्तरी इंडो चाइना छोड़ देंगे। 6 मार्च 1946 को हो ची मिन और फ्रांसीसियों के बीच आखिरकार एक समझौता हो गया, लेकिन यह पूरी तरह से किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं कर सका। असली वियतनामी स्वतंत्रता प्राप्त करने के बजाय हो ची मिन ने इस बात पर सहमति जताई कि उनकी सरकार को फ्रेंच यूनियन के इंडो चाइनीज फेडरेशन के भीतर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में पहचाना जाएगा। फ्रांसीसियों को 2 शर्तों पर सहमत होना पड़ा। सबसे पहले उन्होंने वादा किया कि वे 16वें समानांतर रेखा के उत्तर में 15,000 से अधिक सैनिक तैनात नहीं करेंगे। दूसरी बात, इंडो चाइना के वियतनामी सरकारों के पुनः एकीकरण के मुद्दे पर एक जनमत संग्रह कराया जाना था। यही दूसरी शर्त थी जिसके कारण फ्रांसीसी और हो ची मिन की सरकार के बीच संबंध बिगड़ गए। जनमत संग्रह कैसे कराया जाएगा, इस पर सहमति बनाने के लिए बार-बार प्रयास किए गए, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई और नवंबर 1946 तक दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गए। तनाव चरम पर पहुंचने के बाद 16 दिसंबर 1946 को खुला युद्ध छिड़ गया। इतिहास जिसे प्रथम इंडो चाइना युद्ध के रूप में याद करता है, उसकी पहली गोलियां तब चलीं जब वियतमिन और फ्रांसीसी सैनिकों के बीच हाइफोंग बंदरगाह शहर में आयात कर शुल्क को लेकर बहस हो गई। फ्रांसीसी नौसेना ने जवाब में शहर के वियतनामी हिस्से पर बमबारी कर दी, जिससे एक ही दोपहर में 6,000 लोग मारे गए। वियतमिन ने कुछ समय के लिए शहर छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपना दावा छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखा और जनरल जियाब के नेतृत्व में 30,000 सैनिकों की एक मजबूत सेना ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। लेकिन संख्यात्मक रूप से अधिक होने के बावजूद विरोधी फ्रांसीसी सेना के पास तकनीकी बढ़त थी और वे वियतनामी सेनाओं को पीछे हटाने में सक्षम रहे। कुछ हफ्ते बाद वियतमिन को उनके कब्जे वाले शहरों से, जिनमें हनोई भी शामिल था, पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने ग्रामीण इलाकों के घने जंगलों में एक और गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। इस दौर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वियतमिन की संख्या में अब पूर्व जापानी सेना के सदस्य भी शामिल थे, जो जापान वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे युद्ध हारने के कारण अपमानित महसूस करते थे या युद्ध अपराधों के लिए उत्पीड़न और यहां तक कि मौत से डरते थे। फ्रांसीसियों ने जल्द ही
कस्बों और शहरों के अंदर और आसपास भारी किलेबंद ठिकाने बनाने की नीति अपनाई ताकि वियत मिन्ह उन पर हमला करे और उन्हें वहीं नष्ट किया जा सके। दूसरी ओर वियत मिन्ह ने यह समझ लिया और अपने हमले इन ठिकानों तक जाने वाली आपूर्ति लाइनों तक सीमित कर दिए, जिससे उन्होंने प्रभावी रूप से फ्रांसीसियों की घेराबंदी कर दी। इसका नतीजा ये हुआ कि भले ही इससे फ्रांसीसियों को प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली, लेकिन युद्ध एक लंबी थकाऊ लड़ाई बन गया जिसका कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा था। शुरुआत में दुनिया के बाकी हिस्सों ने इंडो चाइना में चल रहे युद्ध पर बहुत कम ध्यान दिया, लेकिन यह जल्दी ही बदलने लगा क्योंकि अन्य जगहों की घटनाओं ने खासकर अमेरिका को स्थिति के प्रति अपने नजरिए पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। शीत युद्ध की शुरुआत में वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच संबंधों के टूटने से अमेरिकी नीति निर्माताओं को यह चिंता होने लगी कि इंडो चाइना में फ्रांस की हार एशिया के भू राजनीतिक नक्शे पर क्या असर डालेगी। अगर वियतनाम एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट राष्ट्र बन गया तो क्षेत्र के अन्य देश भी डोमिनो प्रभाव में उसका अनुसरण कर सकते हैं। ये चिंता तब और बढ़ गई जब चीनी गृह युद्ध फिर से शुरू हुआ और कम्युनिस्टों की जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसका मतलब था कि अब वियत मिन्ह को अपनी उत्तरी सीमा पर एक निर्विवाद शक्तिशाली समर्थक मिल गया था। कम्युनिस्ट चीन ने इसके बजाय उत्तर कोरिया के प्रयास में हस्तक्षेप किया ताकि दक्षिण कोरिया और उसके अमेरिकी सहयोगियों को कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 में हराया जा सके, जो अंततः एक गतिरोध के साथ समाप्त हुआ। इसी बीच वॉशिंगटन ने चिंता के साथ देखा कि फ्रांस वियत मिन्ह को हराने में असफल रहा। नाजी कब्जे के बाद फ्रांस की युद्धोत्तर अर्थव्यवस्था पुनर्निर्माण पर केंद्रित थी और इसी कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने हो ची मिन्ह की सेनाओं के खिलाफ फ्रांस के युद्ध प्रयासों के लिए धन देना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया जब अमेरिका युद्ध प्रयासों का 80% से अधिक वित्तपोषण कर रहा था, लेकिन फ्रांस की जनता युद्ध से थक चुकी थी और 1954 में फ्रांसीसी शहरों में इसे जारी रखने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। उसी साल 13 मार्च को युद्ध अपने चरम पर पहुंचने वाला था जब फ्रांसीसी पैराट्रूपर्स डीएन बिएन फू गांव के पास उतरे और उन्होंने एक के बाद एक मजबूत किलेबंदी वाली चौकियां स्थापित कीं। इस अभियान का उद्देश्य पड़ोसी लाओस से वियत मिन्ह की आपूर्ति को काटना था और पैराट्रूपर्स को हवाई मार्ग से आपूर्ति दी जानी थी। फ्रांसीसियों ने इस अभियान में 20,000 से अधिक सैनिकों और 400 परिवहन और लड़ाकू विमानों को लगाया, लेकिन उन्हें उस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में वियतनामी सेना का सामना करना पड़ा। फ्रांसीसियों ने अपनी किलेबंद चौकियां स्थापित कीं और तुरंत ही वियतनामी सेना ने उन्हें घेराबंदी में ले लिया, जिन्होंने पुनः आपूर्ति करने वाले विमानों को गिराने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गनों का बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। खुद युद्ध क्षेत्र में भी खंदक युद्ध पर काफी निर्भरता थी, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध में देखा गया था, क्योंकि दोनों पक्षों के पास बड़ी संख्या में तोपें थीं। अपनी आपूर्ति कम होते हुए और वियत मिन्ह के लगातार हमलों के बीच फ्रांसीसी मोर्चे और पीछे हटने लगे, यहां तक कि लगभग 2 महीने की लगातार लड़ाई के बाद फ्रांसीसी छावनी पर कब्जा कर लिया गया। लगभग 3,000 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए और करीब 12,000 सैनिकों को युद्धबंदी शिविरों में भेज दिया गया। ये एक विनाशकारी झटका था और फ्रांसीसी प्रधानमंत्री ने तुरंत इसके बाद इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर आए व्यक्ति ने फ्रांसीसी सैनिकों को वापस बुलाने की वकालत की। हालांकि वे देश को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते थे कि हो ची मिन्ह की सेनाएं बाकी फ्रांस समर्थक वियतनामी लोगों का कत्लेआम कर दें। इसलिए 1954 के जिनेवा समझौते में, जिसने लड़ाई को समाप्त किया, फ्रांस ने फ्रेंच इंडो चाइना की सभी उपनिवेशों से अपनी सेनाएं वापस बुलाने पर सहमति जताई, जिससे लाओस और कंबोडिया को वास्तविक स्वतंत्रता मिली, जबकि यह शर्त रखी गई कि वियतनाम को अस्थायी रूप से 17वें समानांतर रेखा पर विभाजित किया जाएगा। उत्तर का नियंत्रण हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वियत मिन्ह को दिया जाएगा, जबकि दक्षिण सम्राट बाओ दाई के अधीन वियतनाम राज्य बनेगा। दक्षिण में मौजूद कम्युनिस्ट तत्वों को भी उत्तर में स्थानांतरित होना पड़ेगा, जबकि उत्तर में बड़ी संख्या में लोग एक CIA ऑपरेशन के कारण दक्षिण की ओर चले गए। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि भविष्य में किसी समय एकीकरण के लिए चुनाव कराए जाएंगे। यह वह पूरी जीत नहीं थी जिसका सपना हो ची मिन्ह ने देखा था, लेकिन कम से कम अब उनके देश का आधा हिस्सा आजाद था। हो ची मिन्ह ने अब जिनेवा समझौते के बाद उत्तर में अपने नए देश के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया और भले ही उन्होंने एकीकरण के सपने को कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने लोगों को धैर्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने तुरंत सोवियत संघ और अपने पुराने सहयोगी चीन से महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त करने के लिए एक राजनयिक अभियान शुरू किया, ताकि युद्ध से तबाह देश को सहारा मिल सके, जो बड़े पैमाने पर अकाल के कगार पर था। सोवियत संघ ने बुनियादी ढांचे और देश की सशस्त्र सेनाओं को मजबूत करने के लिए सहायता और तकनीकी सहयोग के रूप में अपनी मदद की पेशकश की। उत्तर वियतनाम के पास पहले से ही बड़ी संख्या में युद्ध अनुभवी और अनुभवी सैनिक थे, जिनसे एक सेना बनाई जा सकती थी।
लेकिन अब सोवियत लोग उत्तर वियतनामी वायुसेना और नौसेना की स्थापना में भी मदद कर रहे थे। शायद हो ची मिन्ह पर अपना प्रभाव खोना नहीं चाहते थे, इसलिए चीनी लोगों ने सोवियत प्रस्ताव के बराबर या उससे भी बेहतर मदद देने की पेशकश की। दक्षिण में यहां तक कि फ्रांसीसी लोगों के हटने से पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण वियतनामी सरकार से सीधे संपर्क करना शुरू कर दिया, जिसमें दक्षिण वियतनाम का अमेरिका द्वारा प्रायोजित दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन में शामिल होना भी शामिल था। ये एक सैन्य गठबंधन था जो यूरोप में नाटो की तरह था, जिसका उद्देश्य साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। जैसे उत्तर में हुआ, वैसे ही दक्षिण ने भी अपने शीत युद्ध सहयोगी से आर्थिक और सैन्य सहायता मांगी, जिसने हालांकि देश के पुनर्निर्माण में मदद की, लेकिन 17वें समानांतर के दोनों पक्षों को और अधिक अलग थलग कर दिया और पुनः एकीकरण के लिए होने वाले चुनाव की संभावना को और भी कम कर दिया। ये अमेरिका के लिए अनुकूल था, क्योंकि उन्हें पूरी तरह विश्वास था कि अगर चुनाव कराए गए तो हो ची मिन्ह जीत जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ वियतनाम के उत्तर और दक्षिण में बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें उस व्यक्ति के रूप में देखा जाता था जिसने अपने लोगों को फ्रांसीसी दमन से मुक्त कराया। चुनाव में जीत हो ची मिन्ह को पूरे वियतनाम पर वैध दावा दे देती और ऐसे में अमेरिका इस देश को साम्यवाद के हाथों खो देता, जो अमेरिकियों के लिए व्यवहारिक और सैन्य दोनों ही दृष्टि से अकल्पनीय था। 1955 में दक्षिण वियतनाम में एक जनमत संग्रह कराया गया ताकि वहां की भविष्य की सरकार तय की जा सके, जिसे नंगो दिन दिएम ने जीत लिया, बाओ दाई को हराकर, जिन्होंने दक्षिण वियतनाम को गणराज्य बनने के लिए अपना पद छोड़ दिया। इससे अमेरिका खुश हुआ, क्योंकि उन्होंने दिएम को ऐसा व्यक्ति माना जिससे वे काम कर सकते हैं और जो दक्षिण वियतनाम में एक अधिक लोकतांत्रिक जीवन शैली स्थापित करेगा। हालांकि उन लोगों के लिए जो मानते थे कि वियतनाम फिर से एकजुट होगा, दिएम का आना स्वागत योग्य नहीं था, क्योंकि जनमत संग्रह होने से पहले ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि वे जनमत संग्रह के विचार को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहते हुए तर्क दिया कि उन्हें विश्वास है कि कम्युनिस्ट उत्तर में कभी भी स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन दिएम खुद भी अपनी ही जनता की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं को सीमित करने के उतने ही दोषी थे। असल में जिस जनमत संग्रह ने उन्हें सत्ता मिलाया वो खुद ही धांधली से भरा हुआ था। उदाहरण के लिए सैगोन में उन्होंने 6 लाख से अधिक वोटों का दावा किया, जबकि शहर में केवल 4,50,000 पंजीकृत मतदाता थे। जहां तक पश्चिमी लोकतंत्र को लागू करने की बात है, इसके बजाय उन्होंने पुलिस और सेना का इस्तेमाल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों, बचे हुए वियतमिन और उन धार्मिक समूहों पर सख्ती करने के लिए किया जो उनकी कैथोलिक विचारधारा से सहमत नहीं थे, जैसे कि बौद्ध भिक्षु, जिनमें से कई विरोध स्वरूप आत्मदाह का रास्ता अपनाते थे। चुनाव की कोई संभावना न होने के कारण उत्तर की ओर स्थानांतरित हुए हजारों वियतमिन लड़ाके जल्द ही बेचैन, परेशान और यहाँ तक कि घर की याद में दुखी होने लगे। उन्होंने हो ची मिन्ह की सरकार से विद्रोह का समर्थन करने की मांग शुरू कर दी, लेकिन हो ची मिन्ह उत्तर वियतनाम की स्वतंत्रता के तुरंत बाद एक और युद्ध में शामिल होने को लेकर हिचकिचा रहे थे। फिर भी उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर कड़ी विरोध का सामना करना पड़ा। जनवरी 1959 तक, जब उत्तर वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी ने दक्षिण में कम्युनिस्ट क्रांति का समर्थन शुरू करने का फैसला किया, उत्तर में मौजूद दक्षिण में जन्मे 4,500 से अधिक वियतमिन अपने वतन लौटकर अभियान शुरू करने लगे। उन्हें आपूर्ति करने के लिए कंबोडियाई और लाओस के ग्रामीण इलाकों से होकर कई रास्ते बनाए गए ताकि वे 17वें समानांतर की रक्षा पंक्तियों को पार कर सकें, जो आधिकारिक रूप से एक निशानीकृत क्षेत्र या DMZ था। इन रास्तों को बाद में हो ची मिन्ह ट्रेल के नाम से जाना जाने लगा और इन रास्तों के साथ साथ कमांड पोस्ट, आपूर्ति पोस्ट, फील्ड अस्पताल और शिक्षा केंद्र भी बनाए गए। दक्षिण वियतनाम पहले ही अराजकता की स्थिति में जा रहा था, क्योंकि दिएन की सरकार के प्रति नाराजगी और उनके बाद के दमन और भी उग्र होते जा रहे थे, और इससे उत्तर से आने वाले क्रांतिकारियों के लिए नए कम्युनिस्ट समर्थक राष्ट्रवादियों की भर्ती के लिए उपजाऊ जमीन मिल गई। हिंसा ने बहुत जल्दी पकड़ बना ली और सिर्फ 1 साल के भीतर दक्षिण में सरकारी अधिकारियों की 1,400 हत्याएं हुईं। यहां तक कि उत्तर से प्रभाव के बिना भी दिएम की सरकार के विरोध में कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी विद्रोह स्वतः ही फूट रहे थे, जिससे दक्षिण वियतनाम एक प्रकार से गृह युद्ध की स्थिति में आ गया था। 20 जनवरी 1961 को जॉन एफ कैनेडी संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने कम्युनिज्म के प्रसार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की शपथ ली। लगभग तुरंत ही जॉन एफ कैनेडी खुद को शीत युद्ध के सबसे तनावपूर्ण दौरों में से एक में फंसा हुआ पाए। सोवियत संघ ने फिर से वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण शुरू कर दिए। उसके बाद पूर्वी बर्लिन को बंद कर दिया और बर्लिन की दीवार बना दी। अपनी ओर से जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को सत्ता से हटाने के प्रयास में विनाशकारी बे ऑफ पिग्स आक्रमण को मंजूरी दी
और नए सैन्य पुनःसज्जा कार्यक्रमों के साथ अमेरिका की रक्षा स्थिति को मजबूत किया। जहां ये घटनाएं सार्वजनिक रूप से सामने आईं, वहीं जॉन एफ कैनेडी और उनके स्टाफ दक्षिण वियतनाम में अशांति और कम्युनिस्ट विद्रोह को लेकर लगातार चिंतित थे। मई 1961 में जॉन एफ कैनेडी ने अपने उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को वियतनाम भेजा ताकि वे डीएम से मिलें और वियतनाम गणराज्य की सेना यानी ARVN को पुनर्गठित करने के लिए और अधिक समर्थन देने का वादा करें, उसे एक अधिक विश्वसनीय लड़ाकू बल बनाने के लिए। साथ ही अमेरिकी सैन्य उपकरण भी दिए गए। इसमें अमेरिकी सलाहकारों की बढ़ती संख्या भी शामिल थी, जो ARVN को अमेरिकी रणनीति में प्रशिक्षित करने के लिए भेजे गए थे, ताकि NLF का मुकाबला किया जा सके, जिन्हें दक्षिण वियतनाम और अमेरिका द्वारा वियतकॉन्ग या संक्षेप में VC कहा जाता था। बाद में उसी वर्ष अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक हैमलेट कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य वियतकॉन्ग की ग्रामीण आबादी से भर्ती करने की क्षमता को सीमित करना था। इसके लिए उन्हें उनकी पैतृक भूमि से हटाकर संरक्षित बस्तियों में बसाया गया, जहां सुरक्षा के साथ साथ किसानों को सरकारी सहायता और शिक्षा भी मिलती। यह योजना असफल रही और इसने बड़ी संख्या में लोगों को सरकार से दूर कर दिया, जबकि इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित अधिकांश सहायता भ्रष्ट दक्षिण वियतनामी अधिकारियों द्वारा गबन कर ली गई। जॉन एफ कैनेडी ने ऑपरेशन रैंच हैंड को भी मंजूरी दी, जिसमें जंगलों पर डिफोलिएंट्स और कीटनाशकों का छिड़काव किया गया ताकि घने वनस्पति को नष्ट किया जा सके और वियतकॉन्ग को छिपने और भोजन से वंचित किया जा सके। ऑपरेशन रैंच हैंड 1971 तक निलंबित नहीं किया गया था। अमेरिकी सेनाओं का ARVN के अभियानों पर अधिक से अधिक प्रभाव होने के साथ उन्होंने वियतकॉन्ग के खिलाफ और अधिक आक्रामक अभियान शुरू किए, जिसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक क्रूर लड़ाइयां हुईं, जिनमें अमेरिकी पायलटों द्वारा उड़ाए गए हेलीकॉप्टरों का लगातार अधिक उपयोग किया गया। दक्षिण वियतनामी सेना ने खुफिया रिपोर्टों के आधार पर, जिसमें बताया गया था कि किसी विशेष क्षेत्र में वियतकॉन्ग सक्रिय हैं, खोज और नष्ट करने के अभियान चलाए। हेलीकॉप्टर दक्षिण वियतनामी सैनिकों को दुश्मन इकाई के आगे वाले क्षेत्र में उतारते थे, जबकि बख्तरबंद इकाइयां उन्हें घेर लेती थीं, जिससे वियतकॉन्ग को मजबूरन रुककर लड़ना पड़ता था। अगर वियतकॉन्ग किसी तरह भागने में सफल हो जाते, तो हेलीकॉप्टर दक्षिण वियतनामी सैनिकों को उनके आगे ले जाकर फिर से घात लगाकर हमला कर सकते थे। शुरुआत में अमेरिकी सेना के पायलट अपने दक्षिण वियतनामी सहयोगियों को काफी अजीब दिखने वाले पियासेकी H-21C हेलीकॉप्टर में युद्ध के मैदान में ले जाते थे, लेकिन नए छोटे और तेज बिल UH-1 हेलीकॉप्टरों की संख्या बढ़ने लगी, जो बाद में खुद युद्ध का एक स्थायी प्रतीक बन गए। इन्हें शुरू में HU-1 नाम दिया गया था, इसलिए पायलटों के बीच ये ह्यूई के नाम से मशहूर हो गए। हालांकि बाद में इस नामकरण को बदल दिया गया था, लेकिन नाम वही रह गया। ह्यूई आसानी से अनुकूलित किया जा सकता था और ये कई तरह की भूमिकाएं निभा सकता था, जैसे सामान्य सैनिक परिवहन से लेकर घायल सैनिकों की निकासी तक। बाद में इसे रॉकेट, बंदूकें और ग्रेनेड लॉन्चर से लैस एक उड़ता हुआ गनशिप भी बना दिया गया। यह तो समर्पित AH एक ह्यूई कोबरा गनशिप का आधार भी बना, जो आज के AH-64 अपाचे का अग्रदूत है। प्रारंभिक खोज और नष्ट करने वाले अभियान काफी सफल रहे और उन्होंने वियतकॉन्ग को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ दक्षिण वियतनामी मनोबल भी बढ़ाया। वियतकॉन्ग नेतृत्व जानता था कि उन्हें हेलीकॉप्टरों का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति बदलनी होगी और उनमें से एक मुख्य बदलाव यह था, लैंडिंग जोन से भागने की कोशिश करने के बजाय वे हेलीकॉप्टरों पर घात लगाकर हमला करते जब वे उतरते, जहां दक्षिण वियतनामी सैनिक एक साथ खुले में होते, जिससे वे आसान निशाना बन जाते। इन नई रणनीतियों के कारण दक्षिण वियतनामी सेना की किस्मत पलट गई। 2 जनवरी 1963 को ऐब बाग की लड़ाई में दक्षिण वियतनामी सेना ने 5 हेलीकॉप्टर खो दिए और 8 और क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही जब उन पर घात लगाकर हमला हुआ तो 83 सैनिक मारे गए। दक्षिण में मनोबल एक बार फिर गिरने लगा और पहले की तरह सारी नाराजगी डीएम की भ्रष्ट सरकार पर केंद्रित हो गई। हालांकि वो दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी मिशन के महत्व में विश्वास रखते थे। कैनेडी ने चुपचाप अपनी चिंता जताई कि उनकी अंतिम सफलता की कितनी संभावना है। कहा जाता है कि 1963 में उन्होंने कहा था, हमारे पास वियतनाम में टिके रहने की कोई उम्मीद नहीं है, वे लोग हमसे नफरत करते हैं। लेकिन वो आने वाले चुनाव में फंस गए थे और उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अमेरिकी समर्थन वापस ले लिया तो वो चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि उनके राजनीतिक दुश्मनों को वो कमजोर दिखेंगे। हालांकि उन्होंने वियतनाम में अमेरिकी सलाहकारों की संख्या को धीरे धीरे कम करने की योजना बनाई थी, जो चुनाव के बाद 1965 के अंत तक पूरी हो जाती। ये साफ था कि डीएम को जाना ही होगा, लेकिन जब अमेरिका ने उन्हें हटाने की कोशिश की तो उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। अक्टूबर 1963 में अमेरिका को पता चला कि उनके खिलाफ एक सैन्य तख्तापलट की योजना बनाई जा रही है, जिसकी अगुवाई जनरल वान मिन कर रहे थे। कैनेडी ने तख्तापलट का समर्थन करने का फैसला किया और 1 नवंबर 1963 को मिन के सैनिकों ने डीएम और उनके भाई को गिरफ्तार कर उनकी हत्या कर दी, जिससे कैनेडी स्तब्ध रह गए। 3 हफ्ते बाद कैनेडी खुद टेक्सास में हत्या का शिकार हो गए
और लिंडन जॉनसन ने राष्ट्रपति पद संभाला। अपनी व्यक्तिगत झिझक के बावजूद राष्ट्रपति जॉनसन ने वियतनाम के संबंध में जो सबसे पहले काम किया वो था केनेडी के उस फैसले को पलटना जिसमें अमेरिकी सलाहकारों को देश से वापस बुलाने की बात थी, जिनकी संख्या उस समय लगभग 15,000 सैनिक थी। डीएम के खिलाफ तख्ता पलट के बाद जनरल वान मिन के नेतृत्व में सैगोन में एक सैन्य जुंटा स्थापित की गई, लेकिन 3 महीनों के भीतर ही उन्हें भी एक और तख्ता पलट में हटा दिया गया, जिसका नेतृत्व गुयेन खान ने किया था, ARVN के एक अन्य अधिकारी। खान के दौर में जनरल मिन की सरकार के कई प्रमुख नेताओं की हत्या कर दी गई और जल्द ही सैगोन दंगों, हिंसा और अधिक बौद्ध विरोध प्रदर्शनों से हिल गया। सैगोन में अस्थिरता ने जॉनसन को चिंतित कर दिया, लेकिन 1964 के चुनाव नजदीक होने के कारण वो भी विदेश नीति पर कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठा सकते थे और इसलिए उन्हें वियतकॉन्ग और उत्तर में उनके समर्थकों के खिलाफ प्रयास जारी रखना पड़ा। दक्षिण पूर्व एशिया में कम्युनिस्टों के खिलाफ अपनी दृढ़ता दिखाने का मौका उन्हें अगस्त में मिला। अगस्त 1964 में 2 अगस्त को अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक जहाज USS मैडॉक्स उत्तरी वियतनाम के तोंकिन की खाड़ी में सिग्नल इंटेलिजेंस गश्त कर रहा था, जो होन में द्वीप पर स्थित एक रडार इंस्टॉलेशन पर दक्षिण वियतनामी कमांडो छापे के बाद सैन्य रेडियो प्रसारणों को इंटरसेप्ट कर रहा था। 3 उत्तर वियतनामी P-4 टारपीडो नौकाएं मैडॉक्स के पास आईं, जिस पर मैडॉक्स ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाईं। उत्तर वियतनामी नौकाओं ने टारपीडो और मशीन गन से जवाब दिया, जिससे मैडॉक्स ने उन पर सीधे फायरिंग शुरू कर दी। जब नौकाएं पहली बार देखी गईं, तो 4 F-8 क्रूसेडर विमान USS टाइकोंडेरोगा एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर चुके थे और जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, उन्हें टारपीडो नौकाओं पर हमला करने का आदेश दिया गया। गोलीबारी के दौरान एक क्रूसेडर विमान को नुकसान पहुंचा और सभी 3 उत्तर वियतनामी टारपीडो नौकाएं भी क्षतिग्रस्त हो गईं, जिनके 4 चालक दल के सदस्य मारे गए। मैडॉक्स खुद को केवल एक मशीन गन की गोली लगी थी। 4 अगस्त को मैडॉक्स एक दूसरे विध्वंसक के साथ उत्तर वियतनामी तट के पास एक और गश्त की गई, ताकि ये दिखाया जा सके कि पिछला हमला अमेरिकी नौसेना को नहीं डरा सकता। जहाजों ने रडार पर टारपीडो नौकाओं का पता लगाया और उन पर गोलीबारी की, ये दावा करते हुए कि उन्होंने 2 को डुबो दिया। हालांकि अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि कोई हमला नहीं हुआ था, क्योंकि कभी भी कोई मलबा या शव नहीं मिला और जिस रडार लक्ष्य पर वे गोली चला रहे थे वे झूठे थे, जो उस समय के खराब मौसम का परिणाम थे। फिर भी अमेरिकी जनता के लिए अमेरिकी नौसेना पर 2 बार हमला हुआ था और जॉनसन को मजबूती से जवाब देना पड़ा। 10 अगस्त को जब दोनों घटनाओं के बारे में विवरण अभी भी फैलाए जा रहे थे, अमेरिकी कांग्रेस ने टोंकिन की खाड़ी का प्रस्ताव पारित किया, जिसने जॉनसन को उत्तर वियतनाम और वियतकॉन्ग के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की अनुमति दी। जॉनसन ने दक्षिण वियतनाम में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और साल के अंत तक उनकी संख्या जनरल विलियम वेस्टमोरलैंड के नेतृत्व में 23,000 तक पहुंच गई। अब अतिरिक्त लड़ाकू विमान, जिनमें कई B-57 कैनबरा बमवर्षक भी शामिल थे, बिन होवा एयरबेस पर तैनात किए गए। 1 नवंबर को ये बमवर्षक वियतकॉन्ग के मोर्टार हमले का निशाना बने, जिसमें इनमें से 5 बमवर्षक नष्ट हो गए और 13 अन्य क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही 4 वायुसेना कर्मियों की मौत हो गई। 2 दिन बाद 3 नवंबर को जॉनसन ने 1964 के चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि सर्वेक्षणों में दिखाया गया कि लगभग आधी आबादी वियतनाम में उनकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन कर रही थी। जैसे जैसे दक्षिण वियतनाम के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ता गया, उत्तर वियतनाम के खिलाफ एक लगातार हवाई अभियान की योजनाएं बनाई गईं। हवाई अभियान इस तरह से तैयार किया गया था कि यह दिखाया जा सके कि संयुक्त राज्य अमेरिका का आसमान पर पूरी तरह नियंत्रण है और वह कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। यह उम्मीद की गई थी कि ऐसा दिखाकर उत्तर वियतनामी जनता पहले हो ची मिन की सरकार पर से भरोसा खो देगी और दूसरा, युद्ध जारी रखने की इच्छा भी खो देगी। इसका उद्देश्य दक्षिण में मनोबल बढ़ाना और DMZ के दोनों ओर वियतकॉन्ग के समर्थन को हतोत्साहित करना भी था। लाओस में हो ची मिन ट्रेल और दक्षिण वियतनाम में उसके अंतिम बिंदुओं पर भी हवाई हमले करने का आदेश दिया गया था, लेकिन कंबोडिया में नहीं, जो आधिकारिक रूप से तटस्थ था। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के नेतृत्व के पास उत्तर से मुकाबला करने के लिए एक स्पष्ट सैन्य रणनीति थी। हालांकि उन्हें पता चला कि व्हाइट हाउस उन्हें बहुत सख्त नियंत्रण में रखना चाहता है। हर लक्ष्य पर हमला करने से पहले व्हाइट हाउस से विशेष रूप से अनुमति लेनी पड़ती थी और पायलटों को बेहद सख्त नियमों के तहत काम करना पड़ता था। व्हाइट हाउस ने इन प्रतिबंधों का कारण यह बताया कि वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि हजारों चीनी और सोवियत सलाहकार उत्तर वियतनामी लोगों को उनके उपकरणों का संचालन सिखा रहे थे, ताकि वे अमेरिकियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें। इसमें मिग फाइटर और नई घातक भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियां शामिल थीं,
जिन्हें सैम्स के नाम से जाना जाता है। जॉनसन और उनके स्टाफ को डर था कि अगर ये सोवियत सलाहकार अमेरिकी बमों से मारे गए तो इससे सोवियत संघ की सीधी भागीदारी के साथ युद्ध और फैल सकता है और शायद ये वैश्विक टकराव तक भी पहुंच सकता है। इसका मतलब था कि अमेरिकी पायलटों को मिग बेस या सैम साइट्स पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। जहां तक चुने गए लक्ष्यों की बात है, वे अक्सर संदिग्ध महत्व के होते थे और हनोई तथा बंदरगाह शहर हैफोंग के आसपास और भीतर के लक्ष्यों पर सख्त प्रतिबंध था। अमेरिकी वायुसेना के इतिहासकार अर्ल टिलफोर्ड के अनुसार लक्ष्य निर्धारण का वास्तविकता से बहुत कम संबंध था, क्योंकि हमलों का क्रम असंगठित था और रणनीतियां भी बेतरतीब, यहां तक कि अतार्किक तरीके से स्वीकृत की जाती थीं। ऑपरेशन रोलिंग थंडर को आधिकारिक रूप से फरवरी 65 में मंजूरी दी गई थी। पहला हमला 2 मार्च को हुआ, जब 100 अमेरिकी और वियतनामी वायुसेना के विमानों ने डोंगबैंग में एक गोला बारूद अड्डे पर हमला किया। मिग बेस को बख्श दिया गया। इसका मतलब था कि उत्तरी वियतनामी वायुसेना अमेरिकी विमान समूहों पर अपनी मर्जी से हमला कर सकती थी। उत्तरी वियतनामी वायुसेना मुख्य रूप से सोवियत निर्मित बंदूक से लैस आदिम मिग 17 फ्रेस्को से लैस थी, लेकिन वे अधिक उन्नत मिग 21 फिशबेड भी बड़ी संख्या में प्राप्त कर रहे थे, जो 2 कम दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें ले जा सकता था। इसके विपरीत अमेरिका अत्यंत उन्नत F-4 फैंटम 2 को तैनात कर सकता था, जो वायुसेना और नौसेना दोनों के साथ सेवा में था, और यह 8 एयर टू एयर मिसाइलें ले जा सकता था, जिनमें से 4 को पायलट की अपनी नजर की सीमा से बाहर के लक्ष्यों पर दागा जा सकता था, जो इसकी उन्नत ऑनबोर्ड रडार द्वारा निर्देशित होती थी। सैद्धांतिक रूप से F-4 को मिग विमानों को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए था। हालांकि व्हाइट हाउस के नियमों के अनुसार अमेरिकी पायलटों को किसी भी विमान पर हमला करने से पहले उसे अपनी आंखों से पहचानना जरूरी था, जिससे इन लंबी दूरी की मिसाइलों का फायदा पूरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि हो सकता था कि वो विमान चीनी, सोवियत या नागरिक हो। इतनी करीब दूरी पर अमेरिकी विमानों और मिग्स के बीच डॉग फाइट शुरू हो जाती थी, लेकिन F-4 को भारी और छोटे मिग्स की तुलना में कम फुर्तीला होने के कारण काफी कमजोर स्थिति में था। इससे भी बड़ी समस्या ये थी, अमेरिकी पायलटों ने डॉग फाइटिंग की रणनीतियों में बहुत कम प्रशिक्षण लिया था, बल्कि वे अपने मिसाइलों के इस्तेमाल पर ज्यादा ध्यान देते थे। लेकिन मिसाइलें खुद हमेशा भरोसेमंद नहीं थीं। उत्तर वियतनामी अक्सर अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करते थे और अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाते थे, जिनके पास फैंटम के कुछ वेरिएंट्स में तो अपनी बंदूक भी नहीं थी। इसने अमेरिकी प्रशिक्षण सिद्धांतों पर बड़ा पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया, और अमेरिकी नौसेना के लिए कोई शुरुआती दिनों में वियतनाम में हुए दर्दनाक अनुभवों ने अप्रसिद्ध टॉप गन स्कूल की स्थापना का रास्ता बनाया। हालांकि वियतनामी लोगों के पास अपने खुद के प्रशिक्षण की समस्याएं थीं, और वह ये थीं कि उनके पास अमेरिकियों से लड़ने के लिए पर्याप्त योग्य पायलट नहीं थे। 21वीं सदी में हुई रिसर्च से पता चला है कि उपलब्ध पायलटों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ उत्तर कोरियाई पायलटों ने दोनों देशों के बीच एक गुप्त समझौते के तहत उत्तर वियतनामी वायुसेना के साथ उड़ान भरने के लिए स्वेच्छा से सेवा दी थी। उत्तर कोरियाई चाहते थे कि वियतनाम में चल रहा संघर्ष अमेरिकी ध्यान को कोरियाई प्रायद्वीप से हटा दे, और इसी वजह से देश के कुछ बेहतरीन पायलटों को भेजा गया, जिनमें से 14 को अब युद्ध में मारे गए के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन अमेरिकी पायलटों के लिए खतरा सिर्फ मिग विमान ही नहीं थे। सबसे ज्यादा डरावना हथियार था सोवियत संघ द्वारा आपूर्ति किए गए SAM, जैसे कि SA-2 गाइडलाइन, जिसमें बड़ा वारहेड था, और ये असामान्य नहीं था कि एक SAM एक साथ उड़ रहे 2 या यहाँ तक कि 3 विमानों को भी नष्ट कर देता था। शुरुआती दिनों में एकमात्र रक्षा यह थी कि अमेरिकी विमान SAM की ओर गोता लगाएं और उसे चकमा देने की कोशिश करें। हालांकि इससे हमले की टुकड़ी का तालमेल बिगड़ जाता था, और साथ ही इस तरह की चाल चलने से उनकी ऊंचाई कम हो जाती थी, जिससे वे कभी-कभी उत्तर वियतनामी विमान भेदी तोपों की रेंज में आ जाते थे। युद्ध के बाद के चरणों में विशेष जैमिंग विमान विकसित किए गए, ताकि मिसाइलों को निर्देशित करने वाले रडार सेट्स को बाधित किया जा सके। इन सभी प्रतिबंधों के चलते अमेरिकी पायलट जल्दी ही रोलिंग थंडर अभियान के तहत अपने मिशन से निराश हो गए। उन्होंने इसका नाम बदलकर रोलिंग ब्रंडर रख दिया। वे अक्सर इस अभियान की तुलना ऐसे युद्ध से करते थे जिसमें एक हाथ पीठ के पीछे बांध कर लड़ना पड़ता हो। व्हाइट हाउस के योजनाकारों के लिए हो ची मिन्ह सरकार के पतन को लेकर उनकी अत्यधिक आशावादी भविष्यवाणियां जल्द ही गलत साबित हो गईं, और इसी कारण उन्होंने इस अभियान को शुरू में तय की गई 8 हफ्तों की अवधि से आगे बढ़ा दिया, और इसे बार बार आगे बढ़ाया गया, जो महीनों और अंततः वर्षों तक चला गया। अमेरिकी हमलों का मुकाबला करने के लिए वियत कॉन्ग ने दक्षिण वियतनाम के एयरबेसों पर हमलों का अभियान शुरू किया, जैसा कि उन्होंने बीएन हुआ के खिलाफ किया था। इन हमलों के कारण जनरल वेस्टमॉरलैंड ने उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिकों की मांग की, और इसी वजह से राष्ट्रपति जॉनसन ने दक्षिण वियतनाम में जमीनी सेना के और विस्तार की अनुमति दी। इसी बीच अमेरिकी पायलटों ने अपनी अभियान जारी रखी और योजना बनाने में आने वाली समस्याओं के बावजूद असाधारण बहादुरी के साथ अपने हमले जारी रखे। आखिरकार 6,43,000 टन
बम गिराए गए, लेकिन इसकी कीमत लगभग 900 अमेरिकी विमानों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ी, जो वाकई चौंकाने वाला आंकड़ा है। रोलिंग थंडर में शामिल एक उल्लेखनीय पायलट थे भविष्य के राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन मैकेन। 26 अक्टूबर 1967 को वे एक अमेरिकी नौसेना के HR स्काईहॉक विमान उड़ा रहे थे। उन्हें एक सैम मिसाइल ने मार गिराया और वे 6 साल तक युद्धबंदी के रूप में रहे। दक्षिण वियतनाम में जनरल वेस्टमोरलैंड ने वियतकॉन्ग और उत्तर वियतनामी सेना को भारी ताकत से दबाने की सामान्य रणनीति अपनाई, जो अब दक्षिण की ओर आकर विद्रोह में शामिल हो रहे थे और उन्हें अधिक संख्या तथा सबसे बढ़कर अधिक मारक क्षमता के बल पर दबाना था। फ्रांसीसियों ने उनके खिलाफ तोपखाने की प्रभावशीलता साबित कर दी थी और ARVN ने शुरुआती सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियानों में हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर दुश्मन की टुकड़ियों को घेर कर सफलताएं हासिल की थीं। वेस्टमोरलैंड ने हेलीकॉप्टर से चलाए जाने वाले अभियानों के फायदे और सीमाएं दोनों देखीं और जल्दी ही उन नई रणनीतियों का मुकाबला करने के तरीके सोच लिए जो वियतकॉन्ग लैंडिंग जोन के खिलाफ अपना रहे थे। चूंकि हेलीकॉप्टरों के लिए प्राकृतिक लैंडिंग स्थान सीमित थे, इसलिए वियतकॉन्ग के लिए यह अनुमान लगाना आसान था कि अमेरिकी सैनिक कहां उतरेंगे और वे घात लगाकर हमला कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने आबबाक में बड़ी सफलता के साथ किया था। इसका मुकाबला करने के लिए लैंडिंग जोन के आसपास के इलाकों पर भारी तोपखाने और हवाई हमले किए गए ताकि वहां घात लगाए बैठे वियतकॉन्ग को रोका जा सके, जबकि हेलीकॉप्टर उतरते थे और सैनिकों को उतारते थे। बाद में अमेरिका ने बहुत शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल किया, जैसे कि BLU-82, जिसे सैनिकों ने डेजी कटर नाम दिया था, जंगल के बड़े हिस्से को नष्ट करने और एक लैंडिंग जोन बनाने के लिए। सभी लैंडिंग तेजी से करनी पड़ती थीं, जिसमें हेलीकॉप्टर मुश्किल से कुछ सेकंड के लिए जमीन पर उतरते थे और फिर तुरंत उड़ जाते थे। अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतरते ही जितनी जल्दी हो सके फैल जाने की ट्रेनिंग दी गई थी, ताकि मोर्टार या मशीन गन की फायरिंग एक ही बार में कई अमेरिकी सैनिकों को न मार सके। अमेरिका ने अपनी खुद की बड़े पैमाने पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय अभियान शुरू की और टैंकों, हेलीकॉप्टरों, तोपखाने और हवाई ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। अमेरिकी सैनिकों के साथ ऑस्ट्रेलियाई, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरियाई सैनिकों की टुकड़ियां भी शामिल हुईं। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों की जल्द तैनाती की उम्मीदें लंदन द्वारा खारिज कर दी गईं। वेस्टमोरलैंड ने वॉशिंगटन और अपने लोगों को समझाया कि लक्ष्य ये होगा कि वे इतने वियतकॉन्ग को मारें कि दुश्मन उनकी भरपाई न कर सके, जबकि उत्तर में हवाई हमलों से सैद्धांतिक रूप से हो ची मिन्ह को शांति वार्ता के लिए मजबूर किया जा सके। इसलिए कम्युनिस्टों को दक्षिण पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर दुश्मनों को नष्ट करने के लिए उन्हें बड़े और निर्णायक युद्धों में उलझाना होगा, जहां वे पूरी तरह से घिरकर नष्ट किए जा सकें। यह वो चीज थी जो वियतकॉन्ग उन्हें करने नहीं देते थे। उत्तर वियतनामी जनरल जियात ने अमेरिकियों और दक्षिण वियतनामी से लड़ने के लिए 4 मुख्य बिंदुओं की कल्पना की थी। अगर दुश्मन आगे बढ़ता है तो हम पीछे हटते हैं, अगर दुश्मन रुकता है तो हम उसे परेशान करते हैं, अगर वह युद्ध से बचता है तो हम हमला करते हैं, अगर दुश्मन पीछे हटता है तो हम हमला करते हैं। इन बुनियादी सिद्धांतों का पालन करके वियतकॉन्ग और उत्तर वियतनामी सेना हमेशा खुद को उन तरह की लड़ाइयों में फंसने से बचा लेते थे जैसी लड़ाइयां वेस्टमोरलैंड चाहते थे। इसके बजाय वे हमेशा तय कर सकते थे कि लड़ाई कब और कहां शुरू होगी और कब खत्म होगी। ये अमेरिकी कमांडरों के लिए बेहद निराशाजनक था। अमेरिकी सैनिकों ने जल्दी ही अपने गुरिल्ला दुश्मन को चार्ली कहना शुरू कर दिया, जो VC के लिए नेटो फोनेटिक अल्फाबेट विक्टर चार्ली से आया था, जिसमें बाद में सुविधा के लिए विक्टर हटा दिया गया। अब जब अमेरिकी सैनिक दक्षिण वियतनाम के लिए जमीनी युद्ध में फंस चुके थे, तो ये तय किया गया कि एक सैनिक को अपनी ड्यूटी के दौरान कितने समय तक सेवा करनी होगी। अमेरिकी सेना के लिए 12 महीने और मरीन के लिए 6 महीने, जो फिर से 6 महीने की सेवा के लिए लौटने से पहले कुछ समय की राहत पाते थे। हालांकि दोनों शाखाओं में ऐसे प्रोत्साहन कार्यक्रम थे जिनका उद्देश्य अनुभवी सैनिकों को अपनी सेवा अवधि बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था, ताकि वे अमेरिका से आए नए सैनिकों को अपना अनुभव साझा कर सकें। वियतनाम में लड़ाई अमेरिका के अधिकांश अन्य संघर्षों से अलग थी जिनमें वह उलझा था। वहां कोई वास्तविक मोर्चा नहीं था और इसी वजह से मोर्चे के पीछे कोई सुरक्षित क्षेत्र भी नहीं था। इसके बजाय वहां वह था जिसे अमेरिका ने क्षेत्रीय युद्ध कहा, यानी देश के कुछ हिस्सों पर कब्जे के लिए संघर्ष होता था, आमतौर पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों जैसे सैगोन के आसपास। देश के दक्षिण में वियतकॉन्ग डेमोक्रेट्स ने सबसे अधिक सक्रिय थे, जबकि सेंट्रल हाईलैंड्स और DMZ के पास उत्तर वियतनामी सेना लगातार ज्यादा सक्रिय हो रही थी और अक्सर स्थानीय वियतकॉन्ग के साथ मिलकर लड़ती थी, और इन सभी को हो ची मिन्ह ट्रेल के जरिए आपूर्ति मिलती थी। हथियारों की बात करें तो वियतनाम में जमीनी युद्ध 2 प्रतिष्ठित राइफलों की टक्कर था। उत्तर वियतनामी सेना ने AK-47 असॉल्ट राइफल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में डिजाइन किया गया था, और ये एक जर्मन राइफल STG-44 से प्रेरित थी। AK-47 इतिहास के सबसे व्यापक और सफल हथियारों में से एक है, जिसे लाखों की संख्या में बनाया गया है।
न सिर्फ सोवियत संघ में बल्कि कई अन्य देशों में भी, और लगभग 75 साल बाद भी ये दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है। वियतकॉन्ग और उत्तर वियतनामी सेना की आम छवि में हमेशा उनके सदस्यों को इस पहचानने योग्य हथियार के साथ दिखाया जाता है। AK-47 ने 7.62 मिलीमीटर की गोली चलाई, जिसकी अनुमानित रेंज लगभग 350 मीटर थी और इसकी फायरिंग रेट 600 राउंड प्रति मिनट थी। यह अपेक्षाकृत भारी हथियार था, लेकिन इसकी सफलता की कुंजी इसकी विश्वसनीयता थी। यहाँ तक कि वियतनाम के ग्रामीण इलाकों के कठोर जंगलों में भी, जहां ये नियमित रूप से कीचड़ और बारिश के संपर्क में आता था। जब अमेरिकी सैनिक पहली बार वियतनाम पहुंचे तो वे M14 बैटल राइफल से लैस थे, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की M1 गारंड राइफल की जगह ली थी। यह लगभग समान आकार की 7.62 मिलीमीटर की गोली चलाती थी, लेकिन यह AK-47 से भारी थी। हालांकि लंबी दूरी पर इसकी सटीकता ज्यादा थी। हालांकि अमेरिकी सेना जल्दी ही एक नए हथियार से लैस होने लगी, जो AK-47 जितना ही प्रतिष्ठित बन गया। M16, M14 या AK-47 दोनों से हल्की थी, जिससे कुछ पुराने सैनिकों ने इसकी तुलना BB गन से कर दी। और भले ही ये छोटी 5.56 राउंड फायर करती थी, लेकिन इसकी फायरिंग रेट और सटीकता ज्यादा थी। जब ऐसा लगने लगा कि M14 का उत्पादन अमेरिकी सेना की मांग पूरी नहीं कर पाएगा, अमेरिकी रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा ने और ऑर्डर देने पर रोक लगा दी और M16 के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया। वियतनाम में इस हथियार की तैनाती कोई बड़ी सफलता नहीं रही। AK-47 के विपरीत M16 को जंगलों में युद्ध के दौरान लगातार भरोसेमंदी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार सिर्फ 1000 राउंड फायर करने के बाद ही बंदूक जाम हो जाती थी, जिससे कुछ यूनिट्स ने नया हथियार छोड़कर अपने पुराने M14 फिर से इस्तेमाल में ले आए। युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के लिए मारे गए दुश्मन सैनिकों से AK-47 उठाना आम बात थी। विश्वसनीयता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक त्वरित कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप M16A1 मॉडल आया और आखिरकार अमेरिकी सैनिकों को नए हथियार पर भरोसा हो गया। 1969 तक M16A1 ने M14 को अमेरिकी और वियतनामी सेनाओं के मानक हथियार के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया था। जैसे जैसे महीने बीते गए, अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ती गई और 1966 के अंत तक यह 3,85,000 तक पहुंच गई, जिसका श्रेय युद्ध लड़ने के लिए भर्ती किए गए सैनिकों की आमद को जाता है। लेकिन जैसे जैसे सैनिकों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे हताहतों की संख्या भी बढ़ी। सिर्फ 1966 में ही अमेरिका को 6,000 से अधिक मौतों का सामना करना पड़ा, और वहीं अनुमान के अनुसार वियतकॉन्ग के मृतकों की संख्या 61,000 से अधिक थी। उनकी कुल संख्या वास्तव में बढ़ गई थी, और स्वयं अमेरिकियों की वजह से और देश भर में उनकी तोपखाने और हवाई हमलों के इस्तेमाल के कारण स्वयं सेवकों की इस बढ़ोतरी का काफी हद तक श्रेय उन्हें ही जाता है। जैसा कि जोसेफ गैलोवे, जो संघर्ष के दौरान UPI के लिए एक पुरस्कार विजेता पत्रकार थे, ने 1995 की एक डॉक्यूमेंट्री में समझाया। उदाहरण, मान लीजिए एक किसान है और वो दोनों पक्षों को टैक्स दे रहा है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे गुजारा कर सके, और फिर आप अपने हेलीकॉप्टर में आते हैं, उसके इलाके पर गोलीबारी करते हैं और उसकी भैंस को मार देते हैं, तो भाई इससे वो गुस्सा हो जाता है। आपने अभी अभी उसकी रोजी रोटी पर चोट पहुंचाई है। वह अपनी भैंस के बिना, जो उसके लिए ट्रैक्टर का काम करती है, खेती कैसे करेगा? आप एयरफोर्स के साथ आते हैं और उसकी चिमनी में बम गिरा देते हैं और उसकी पत्नी और बच्चों को मार देते हैं। आपने अभी अभी एक वियतकॉन्ग बना दिया है। जनरल वेस्टमॉरलैंड को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जीत हासिल करने का उनका समय बहुत पहले ही निकल चुका था, क्योंकि कम्युनिस्टों ने उनसे खुले युद्ध में मिलने से इनकार कर दिया था, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। और भी बुरा ये था कि उनकी जटिल सुरंगों, बारूदी जालों, मोर्टारों और स्नाइपर्स का इस्तेमाल अमेरिकी सैनिकों पर भारी पड़ रहा था, जिनका मनोबल, खासकर उन लोगों का जिन्हें वियतनाम में सेवा के लिए जबरन भर्ती किया गया था, गिरने लगा था। 1967 में रक्षा सचिव रॉबर्ट मैकनमारा के साथ एक बैठक में यह समझाने के बाद मैकनमारा ने जॉनसन को सुझाव दिया कि अल्पकालिक रूप में और भी अधिक सैनिकों की आवश्यकता है, जबकि दीर्घकालिक योजना ये होनी चाहिए कि दक्षिण वियतनामी सैनिकों को और अधिक युद्ध की जिम्मेदारी संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इससे अमेरिका को युद्ध से अंततः बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। जॉनसन सहमत हो गए और अमेरिकी सैनिकों की संख्या फिर से बढ़ गई, जो अंततः 1968 में 5 लाख तक पहुंच गई। ये कहना आसान होगा कि अमेरिका असफल हो रहा था, लेकिन वास्तव में उन्होंने दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्टों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी, जबकि कम्युनिस्टों ने खुले युद्ध में मिलने से इनकार करने की अपनी नीति जारी रखी। वे तेज घात लगाकर हमला करने की युद्ध शैली को प्राथमिकता देते रहे। अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सेनाओं ने बड़ी मात्रा में आपूर्ति को नष्ट करने या कब्जा करने में सफलता हासिल की। कम्युनिस्ट कमांड संरचना को बाधित किया गया और उनके संचालन के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया, खासकर साइगोन के पास तथाकथित आयरन ट्रायंगल में। एक अभियान में, जिसे ऑपरेशन जंक्शन सिटी कहा गया, 240 हेलीकॉप्टर, पैराट्रूपर्स और सैकड़ों बख्तरबंद वाहनों के साथ
जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा हवाई उतार अभियान था। 2700 से अधिक वियतकॉन्ग मारे गए, जबकि 282 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। समस्या ये थी कि ये आंकड़े वियतकॉन्ग को हराने के लिहाज से समुंदर में एक बूंद के बराबर थे, जिनकी कुल संख्या उस समय अनुमानित रूप से 2.5 लाख से भी अधिक थी। इसमें उत्तर वियतनामी सेना शामिल नहीं थी, लेकिन जहां जॉनसन, मैकनमारा और वेस्टमोरलैंड लंबी रणनीति अपनाने से संतुष्ट थे, अमेरिकी जनता का धैर्य टूटता जा रहा था, क्योंकि उनके और भी ज्यादा बेटे शव थैलों में घर लौट रहे थे। 1960 के दशक में अमेरिका गहरे सांस्कृतिक बदलावों से गुजर रहा था। 1950 के दशक की संकीर्ण और रूढ़िवादी छवि तेजी से उदारवाद और इस पुनर्मूल्यांकन को जगह दे रही थी कि अमेरिकी होने का क्या अर्थ है। किशोरों ने खास तौर पर नई आजादियों, नए मनोरंजन और नए विचारों का आनंद लिया। वहीं नागरिक अधिकार आंदोलन ने भी धीरे धीरे और अधिक गति पकड़नी शुरू कर दी थी। बदलते हुए अमेरिका की इसी पृष्ठभूमि में लोगों ने अमेरिकी नीतियों पर पहले से कहीं ज्यादा सवाल उठाने शुरू कर दिए। जब अमेरिका ने उत्तर के खिलाफ अपनी बमबारी अभियान शुरू किया, कई अमेरिकी छात्र, जिनमें से ज्यादातर वामपंथी विचारधारा के थे, कॉलेज परिसरों में विरोध प्रदर्शन करने लगे। इन शुरुआती प्रदर्शनों को बड़े पैमाने पर आम जनता ने नजरअंदाज कर दिया, जो 1965 में अब भी वियतनाम में सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन करते थे। लेकिन आने वाले वर्षों में असहमति की आवाजें बढ़ती गईं और इसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हो गए। ये जॉनसन की सरकार और सैन्य नेतृत्व के लिए किसी झटके से कम नहीं था, जिन्हें पहले अमेरिका के विदेशी हितों की रक्षा करने के लिए बड़े पैमाने पर देशभक्ति का समर्थन मिलता रहा था। इस बदलते रुख का सबसे बड़ा कारण था टेलीविजन पर इस संघर्ष की व्यापक कवरेज। पहली बार लोग अपने दिन का काम या पढ़ाई खत्म करके घर आकर खाना खाते थे और टीवी के सामने बैठकर समाचार देखते थे, जिसमें वियतनाम में हो रही भयावह घटनाओं की फुटेज सीधे अमेरिकी ड्राइंग रूम तक पहुंचती थी। इन प्रसारणों से बचना लगभग नामुमकिन था और नतीजतन अपनी राय न बनाना भी लगभग नामुमकिन था। विरोध मार्च बढ़ते गए और बढ़ते गए, जब तक कि अक्टूबर 67 में करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी वॉशिंगटन के लिंकन मेमोरियल पर इकट्ठा हुए। इस समूह में से लगभग 30,000 लोग उसी रात बाद में पेंटागन की ओर मार्च करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप इमारत की रक्षा कर रहे सैनिकों और अमेरिकी मार्शलों के साथ एक क्रूर टकराव हुआ। सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया और कई और घायल हो गए, जिससे युद्ध के प्रति और भी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई। उसी समय युद्ध विरोधी आंदोलन ने अमेरिकी समाज में नस्लीय मुद्दों को उठाया, खासकर काले पुरुषों को सशस्त्र बलों में सेवा के लिए भर्ती किए जाने को लेकर। कुछ लोग इस बात से नाराज थे कि समाज ने अमेरिका की काली समुदायों को वे अवसर नहीं दिए जो श्वेत अमेरिकियों को मिले थे। ऐसे में उनके पास भर्ती से बचने के कम कारण थे। नागरिक अधिकार आंदोलन में शामिल अन्य लोगों ने यह इंगित किया कि अमेरिकी सरकार चाहती थी कि काले पुरुष दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर किसी और देश के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ें, जबकि अमेरिका में उनके अपने अधिकार अभी भी सीमित किए जा रहे थे। निस्संदेह इन्हीं आधारों पर विरोध का सबसे प्रसिद्ध मामला मुक्केबाज मोहम्मद अली का था, जिन्होंने सैन्य सेवा से इनकार करने पर अपनी बॉक्सिंग लाइसेंस खो दी और उन्हें जेल की धमकी दी गई। 1967 में मार्टिन लूथर किंग नैतिक आधार पर खुले तौर पर अपना विरोध जताकर युद्ध विरोधी आंदोलन के एक शक्तिशाली सहयोगी बन गए। उन्होंने युद्ध के कारण घरेलू कार्यक्रमों से संघीय धन हटाए जाने की निंदा की। साथ ही युद्ध में मारे गए कुल सैनिकों की तुलना में अफ्रीकी अमेरिकी हताहतों की असमान रूप से अधिक संख्या की भी आलोचना की। फिर भी 1968 तक युद्ध का समर्थन करने वालों की संख्या अभी भी बहुत अधिक थी और अंतिम जीत को लेकर विश्वास भी मजबूत था। हालांकि अब अमेरिकी दृढ़ता की हर स्तर पर पहले से कहीं अधिक कड़ी परीक्षा होने वाली थी। रोलिंग थंडर उत्तर वियतनामी को बातचीत के लिए मजबूर करने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल रहा और दक्षिण वियतनाम में लड़ाई एक क्रूर गतिरोध में फंस गई, जिसमें मुख्य रूप से वियतकॉन्ग और एनवीए द्वारा क्षेत्रीय संघर्ष शामिल थे। हो ची मिन्ह ट्रेल का उपयोग करके अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी रक्षा पंक्तियों को DMZ के पास दरकिनार किया गया। अमेरिकियों ने दक्षिण वियतनाम में अपने दुश्मन का आक्रामक रूप से पीछा करने में सक्षम थे, लेकिन उनका दुश्मन बेहद पकड़ में न आने वाला साबित हुआ, जो घने जंगल में प्रभावी ढंग से गायब हो सकते थे। जुलाई 1967 तक उत्तर वियतनामी नेतृत्व का मानना था कि दक्षिण और उनके अमेरिकी सहयोगियों के साथ एक बड़े संघर्ष का समय आ गया है। सैगोन में अस्थिर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए दक्षिण वियतनाम में 2 वर्षों में 3 और नेतृत्व परिवर्तन हुए थे।
और संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अगर अमेरिकियों पर पर्याप्त दबाव डाला जाए तो वे युद्ध प्रयासों को कम से कम वर्तमान स्तर पर बनाए रखने में सक्षम नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति जॉनसन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए गंभीर राजनीतिक परिणामों के बिना अमेरिकी समर्थन डगमगाने के साथ साइगोन में परेशान सरकार गिर जाएगी, जिससे देश रक्षा के लिए एकजुट नहीं हो पाएगा और अंततः हार जाएगा। लगभग 85,000 पुरुषों को बड़े हमले के लिए तैयार किया गया था। दक्षिण को झूठी सुरक्षा भावना में डालने के लिए अक्टूबर 1967 में उत्तर ने घोषणा की कि वह 7 दिन की युद्ध विराम का पालन करेगा, जो 27 जनवरी 1968 से शुरू होकर 3 फरवरी को समाप्त होगी, ताकि वियतनामी नव वर्ष, जिसे टेट कहा जाता है, मनाया जा सके। असल में इसी छुट्टी के बीच में कम्युनिस्टों ने हमला किया, लेकिन युद्ध विराम से पहले के दिनों में न तो अमेरिकी और न ही दक्षिण वियतनामी खुफिया एजेंसियों को इस बात का कोई अंदाजा था कि क्या हो रहा है। इसी के चलते जब युद्ध विराम की घोषणा की गई, दक्षिण वियतनामी सेना के बड़ी संख्या में जवानों को छुट्टी पर जाने की अनुमति दी गई, जिसका मतलब था कि जब हमला हुआ वे अपनी यूनिट से दूर थे। 30 जनवरी 1968 को आधी रात के थोड़ी देर बाद नाहा ट्रांग में अमेरिकी मुख्यालय पर मोर्टार और रॉकेट से हमला किया गया। 7 अन्य ठिकानों पर भी जल्दी जल्दी हमले हुए, लेकिन इन शुरुआती घंटों में अमेरिकियों के लिए यह स्पष्ट नहीं था कि जो हो रहा था उसका दायरा कितना बड़ा था। 24 घंटे बाद मुख्य हमला हुआ और जिन शहरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा उनमें सैगोन खुद भी शामिल था। दक्षिण वियतनाम के हवाई अड्डों को खास तौर पर निशाना बनाया गया, क्योंकि अमेरिकी वायु शक्ति बहुत प्रभावशाली थी। कुछ मामलों में अमेरिकी विमान उड़ान भर रहे थे और एनवीए और वियतकॉन्ग बलों पर बमबारी कर रहे थे, जो उन अड्डों की परिधि के ठीक बाहर बल्कि उसके भीतर भी थे। सैगोन में वियतकॉन्ग के पास कब्जा करने के लिए 6 मुख्य लक्ष्य थे, जिनमें ARVN का मुख्यालय और नौसेना का मुख्यालय, तान सोन हुद एयरबेस शामिल थे, इंडिपेंडेंस पैलेस, अमेरिकी दूतावास और नेशनल रेडियो स्टेशन। वियतकॉन्ग ने कई दक्षिण वियतनामी टैंकों को कब्जा करने की योजना बनाई थी, जिन्हें वे मानते थे कि वे सेना के बख्तरबंद बलों के मुख्यालय में तैनात हैं। लेकिन ये टैंक 2 महीने पहले ही हटा दिए गए थे। नेशनल रेडियो स्टेशन पर हमलावरों ने हो ची मिन की एक रिकॉर्डिंग प्रसारित करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने शहर के लोगों से कम्युनिस्टों का समर्थन करने के लिए उठ खड़े होने का आह्वान किया था। हालांकि वे इसमें असफल रहे और पकड़े जाने के बजाय उन्होंने अपने चारों ओर की इमारत को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। 19 लोगों की एक टीम ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें काबू कर लिया गया। जैसे ही शहर के रक्षकों ने नियंत्रण वापस पाना शुरू किया, वियतकॉन्ग ने फैलना शुरू कर दिया और उन सरकारी अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के कई घरों पर हमला किया जो उनकी ब्लैकलिस्ट में थे। 1 फरवरी की सुबह नेशनल पुलिस के प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से एक वीसी अधिकारी को, जिसे नागरिक कपड़ों में पकड़ा गया था, गोली मार दी। इस घटना की तस्वीर फोटोग्राफर एडवर्ड टी एडम्स और एक अन्य कैमरामैन ने ली थी। इस तस्वीर को 1969 का पुलित्जर पुरस्कार स्पॉट न्यूज फोटोग्राफी के लिए मिला। वियतकॉन्ग ने भी उन नागरिकों के खिलाफ कई अत्याचार किए जिन्हें वे मानते थे कि उन्हें कम्युनिस्ट तरीके से फिर से शिक्षित नहीं किया जा सकता, या जो सैगोन की सरकार के प्रति वफादार बने रहे। इसमें हुए की लड़ाई के दौरान 6000 तक नागरिकों और दक्षिण वियतनामी सैनिकों का नरसंहार भी शामिल था। टेट युद्ध विराम की घोषणा से कुछ दिन पहले लाओस सीमा के पास स्थित खेसान में एक अमेरिकी मरीन गैरिसन पर तोपों से भारी गोलाबारी की गई। यह गोलाबारी खेसान की घेराबंदी की शुरुआत का संकेत थी। ये 77 दिनों तक चली लड़ाई थी, जो पूरे संघर्ष की सबसे लंबी और खूनी लड़ाइयों में से एक थी। एनवीए और वियतकॉन्ग के लिए इस घेराबंदी ने फ्रांसीसियों के खिलाफ उनकी जीत की यादें ताजा कर दीं और अमेरिकियों के खिलाफ भी वैसी ही सफलता पाने के सपने जगाए। लेकिन 1954 में फ्रांसीसियों के विपरीत अमेरिका के पास बेस पर हमलों को रोकने के लिए जबरदस्त और डरावनी मारक क्षमता थी, जिसमें B-52 रणनीतिक बमवर्षकों का इस्तेमाल कर विशाल जंगलों को समतल करना और AC-47 जैसे फ्लाइंग गनशिप्स का इस्तेमाल करना शामिल था। जैसे जैसे घेराबंदी बढ़ती गई, तेज बमबारी के कारण आसपास का इलाका चांद की सतह जैसा दिखने लगा था, जहां पेड़ पौधे पूरी तरह नष्ट हो गए थे और जमीन पर गड्ढे ही गड्ढे थे। वॉशिंगटन में राष्ट्रपति जॉनसन को स्थिति की जानकारी देने के लिए बेस का एक मॉडल तैयार किया गया था। अप्रैल में अमेरिकी सेना, मरीन और ARVN द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसे ऑपरेशन पेगासस नाम दिया गया था। उन्होंने वहां तक लड़ते हुए पहुंचकर गैरिसन में फंसे मरीन सैनिकों को आजाद कराया और घेराबंदी समाप्त की। हालांकि जो एक जश्न का कारण होना चाहिए था, उसे अमेरिकी जनता और उनके राजनेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाया कि बेस की रक्षा करने का चुनाव क्यों किया गया, बजाय इसके कि मरीन सैनिकों को खतरे से बाहर निकाल लिया जाता। टेट आक्रमण के बाद लड़ाई लंबी खिंचती गई और इसी दौरान एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने अमेरिकी प्रतिष्ठा और विश्व जनमत को गहरा नुकसान पहुंचाया। जब अमेरिकी सैनिकों की 23वीं इन्फेंट्री डिवीजन ने निहत्थे नागरिकों का सामूहिक नरसंहार किया,
दक्षिण वियतनाम के सोनटेन जिले में 16 मार्च 1968 को कुल मिलाकर 504 तक निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और कुछ मामलों में तो नवजात शिशु भी शामिल थे। जब यहाँ तक कि 12 साल की लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उन्हें गोली मार दी गई। ये सब माई लाई गांव और उसके आसपास अमेरिकी सैनिकों द्वारा किया गया। 26 सैनिकों पर आपराधिक अपराधों का आरोप लगाया गया था, लेकिन केवल लेफ्टिनेंट विलियम कैली जूनियर को 22 ग्रामीणों की हत्या का दोषी पाया गया। उन्हें शुरू में उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन उन्होंने केवल 3.5 साल ही नजरबंदी में बिताए। नवंबर 1969 तक ये कहानी जनता के सामने नहीं आई थी, जिससे अमेरिका में सेना द्वारा किए गए इस अत्याचार के खिलाफ युद्ध विरोधी भावना और भड़क गई। आखिरकार टेट आक्रमण उत्तर वियतनामी और वियतकॉन्ग के लिए एक असफलता साबित हुआ। अपनी छुपी हुई स्थिति से बाहर निकलने पर वे अमेरिकी सेना की भारी मारक क्षमता के सामने बस पस्त हो गए और इसलिए वे वापस ग्रामीण इलाकों में गुरिल्ला युद्ध की अपनी शैली में लौट गए। हालांकि एक विडंबनापूर्ण मोड़ में टेट आक्रमण ने कम्युनिस्टों को उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत दिलाई। इस आक्रमण के दौरान अमेरिकी हताहतों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी ने आखिरकार अमेरिकी जनता के युद्ध जारी रखने के संकल्प को कमजोर करना शुरू कर दिया। यह न्यू हैम्पशायर प्राइमरी में देखने को मिला, जब डेमोक्रेट वोटों में से 42% यूजीन मैकार्थी को मिले, जिन्होंने अपने अभियान में वियतनाम से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का वादा किया था। जॉनसन ने उन्हें केवल मामूली अंतर से हराया। उन्हें 49% वोट मिले, लेकिन यह साफ था कि हालात बदलने होंगे। जॉनसन की सरकार पहले ही उत्तर वियतनामी नेताओं के साथ शांति वार्ता करने पर विचार कर रही थी और इसे प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ऑपरेशन रोलिंग थंडर को कम करने का आदेश दिया और अंततः इसे निलंबित करने का आदेश दिया, जिससे उत्तर वियतनाम पर हवाई हमले समाप्त हो गए। 31 मार्च 1968 को उन्होंने वियतनाम युद्ध में अमेरिकी भागीदारी को सीमित करने के भविष्य के उपायों के बारे में जनता को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, मैं ना तो आपके राष्ट्रपति के रूप में एक और कार्यकाल के लिए अपने दल का नामांकन मांगूंगा और ना ही उसे स्वीकार करूंगा। युद्ध के समर्थन में अमेरिकी जनमत घटकर केवल 26% रह गया था और 1961 से 1968 के बीच लगभग 30,000 अमेरिकी वियतनाम में मारे गए थे और जॉनसन को 1968 के चुनाव नजदीक आते ही जिम्मेदारी लेनी पड़ी। डेमोक्रेट्स हार गए और व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन रिचर्ड एम निक्सन आए, जिससे जॉनसन को पद छोड़ना पड़ा और उन पर यह विरासत रह गई कि वे अमेरिका को अब तक के सबसे विनाशकारी युद्ध में ले गए, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि उन्होंने वियतनाम की स्थिति कैनेडी से विरासत में पाई थी, जो अब भी अमेरिका में बहुत प्रिय व्यक्ति थे। निक्सन ने यह वादा करके चुनाव लड़ा था कि वे किसी भी तरह से 5 लाख अमेरिकी सैनिकों, वायु सैनिकों और नाविकों को वियतनाम से बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपने सहयोगियों से यह स्वीकार किया था कि उनकी राय में यह युद्ध जीता नहीं जा सकता, कम से कम सैन्य दृष्टिकोण से तो नहीं। हालांकि उन्हें यह विश्वास था कि अगर वे खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करें जो अस्थिर और अप्रत्याशित है, तो वे उत्तर वियतनामी लोगों को शांति की गुहार लगाने पर मजबूर कर सकते हैं, जिसे उन्होंने पागल आदमी सिद्धांत कहा था और जो जॉनसन के बारे में दुनिया की बनी फीकी धारणा के बिल्कुल विपरीत था। उत्तर वियतनामी निक्सन को चाहे जैसे भी देखते हों, वो वियतनाम में अमेरिकी सेनाओं की वापसी शुरू करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, लेकिन साथ ही वो इस बात पर भी अड़े थे कि ये किसी भी तरह से अमेरिका की हार के रूप में न दिखे। उन्होंने पेरिस में उत्तर वियतनामी लोगों के साथ बातचीत की कोशिशें जारी रखीं, लेकिन इस पर जोर दिया कि इसमें दक्षिण वियतनामी सरकार को भी शामिल किया जाए, जिसे हनोई ने शुरू में मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उत्तर वियतनामी लोगों का संकल्प और भी मजबूत हो गया जब 2 सितंबर 1969 को उनके महान नेता हो ची मिन कई वर्षों की खराब सेहत के बाद चल बसे। अब वे जीत हासिल करना चाहते थे ताकि उस व्यक्ति का सम्मान कर सकें जिसे वे अपना मुक्तिदाता मानते थे। शांति वार्ता के साथ साथ निक्सन ने युद्ध संचालन के संबंध में वियतनामीकरण की नीति शुरू की, जिसके तहत ARVN को अधिक प्रशिक्षण और उपकरण दिए जाएंगे ताकि वे 1969 में घर भेजी जा रही प्रारंभिक अमेरिकी इकाइयों की जगह लेना शुरू कर सकें। इस घटती हुई अमेरिकी सेना का नेतृत्व जनरल क्रेटन एब्राम्स कर रहे थे, जिन्होंने जून 1968 में वेस्टमोरलैंड की जगह ली थी। उस समय तक वेस्टमोरलैंड बार-बार जॉनसन प्रशासन के साथ मतभेद में रहे थे, क्योंकि वे जमीनी अभियानों का विस्तार कंबोडिया और लाओस तक करने की मांग कर रहे थे, ताकि आखिरकार हो ची मिन ट्रेल को बंद किया जा सके और दक्षिण में कम्युनिस्ट बलों की आपूर्ति रोककर उन्हें कमजोर किया जा सके। बाद में सामने आई सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक ये थी कि उन्होंने ऑपरेशन फ्रैक्चर्ड जॉ के तहत एक वैकल्पिक योजना के रूप में परमाणु हथियारों को तैयार रखने के आदेश दिए थे। जैसे ही व्हाइट हाउस को इस बारे में पता चला, उन्होंने तुरंत इसे रोक दिया
जॉनसन युद्ध का विस्तार नहीं करना चाहते थे, लेकिन निक्सन इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। मार्च 1969 में एक नई कम्युनिस्ट आक्रामक कार्रवाई के बाद निक्सन ने USAF B-52 विमानों को कंबोडिया में हो ची मिन्ह ट्रेल पर अभियान शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन विवादास्पद रूप से न तो कांग्रेस और न ही कंबोडिया की अनुमति ली गई। बमबर्षक दल के मिशनों को छुपाने के लिए उड़ान लॉग तक बदल दिए गए। एक साल बाद अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी सैनिकों ने आखिरकार कंबोडिया में वियत कांग और उत्तर वियतनामी सेना की चौकियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू की। कंबोडिया में CIA द्वारा प्रायोजित तख्तापलट के बाद कंबोडियाई सैनिकों ने वर्षों तक अनदेखा करने के बाद आखिरकार अपने देश में कम्युनिस्ट सैनिकों से मुकाबला किया। इन सब ने युद्ध के दायरे को और बढ़ा दिया, लेकिन ऐसा करने से देश में युद्ध विरोधी आंदोलन और भी ज्यादा भड़क उठा, जिसके कारण खास तौर पर अमेरिकी कॉलेज परिसरों में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हुई। 4 मई 1970 को ओहायो की केंट स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और नेशनल गार्ड के जवानों के बीच हिंसा भड़क उठी, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पहली ड्यूटी पूरी की थी, घर लौटने का सपना तब करवा हो गया जब उन्होंने देखा कि उनके लिए शत्रुतापूर्ण स्वागत इंतजार कर रहा है, जैसे कि हवाई अड्डों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा उन पर थूका जाना। कई मामलों में इससे इन लोगों में से कुछ ने दूसरी बार सेवा के लिए स्वेच्छा से नामांकन किया। 2020 में मिसिसिपी के निवासी क्लाइड मूर, जिन्होंने वायुसेना के साथ वियतनाम में 3 बार सेवा की, उन्होंने एक साक्षात्कार में इस भावना को समझाया, कहते हुए, जब मैं आपको यह बताऊंगा तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हूं। मुझे वहां ज्यादा आरामदायक महसूस होता था, क्योंकि आप जानते थे कि वहां क्या हो रहा है और हम सच में वहां एकजुट रहते थे। वह एक अलग दुनिया थी। घर में हो रही अशांति की खबरें उन अमेरिकी सैनिकों तक भी पहुंची जो शुरुआती वापसी का हिस्सा नहीं थे। नस्ल, वर्ग और यहां तक कि धार्मिक पृष्ठभूमि के बीच गहरे मतभेद भी सतह पर आ गए, जिसके कारण कई अमेरिकी यूनिट्स में सैन्य एकता की कमी हो गई और कई मामलों में बुनियादी सैन्य अनुशासन भी नहीं रहा। 1969 और 1971 के बीच के समय में इस दौरान सैनिकों द्वारा अधिकारियों पर 700 हमलों की चौंकाने वाली घटनाएं दर्ज की गईं और कम से कम 83 मामलों में अधिकारी की मौत हो गई। स्थिति और भी खराब हो गई जब सैनिकों के बीच नशीली दवाओं का व्यापक दुरुपयोग होने लगा और अमेरिकी युद्ध अभियानों का स्वरूप भी अधिक रक्षात्मक होता गया। 1970 और 1971 के दौरान नशे के दुरुपयोग के प्रभावों के लिए इलाज कराने वाले सैनिकों की संख्या दुश्मन के साथ लड़ाई में घायल हुए सैनिकों की तुलना में 4 गुना अधिक थी। जैसे जैसे और अधिक अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा था, सामान्य माहौल यही था कि कोई भी वियतनाम में मरने वाला आखिरी व्यक्ति कहलाना नहीं चाहता था। दक्षिण वियतनामी सशस्त्र बलों के लिए लड़ाई के वियतनामीकरण के कारण उनकी संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिसका श्रेय अमेरिकियों द्वारा हथियारों और प्रशिक्षण में अधिक निवेश और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए पुरुषों की बड़े पैमाने पर भर्ती को जाता है। एक समय ऐसा था जब दक्षिण वियतनामी वायुसेना के पास इतने विमान थे कि वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बन गई थी। हालांकि इनमें ज्यादातर हल्के ग्राउंड अटैक विमान थे और कुछ ही सुपरसोनिक जेट्स थे, जैसे कि नॉर्थरोप F-5 फ्रीडम फाइटर। अब पुनर्जीवित ARVN और वियतनामीकरण नीति की असली परीक्षा का समय आ गया था। 8 फरवरी 1971 को उन्होंने ऑपरेशन लाम सोन 719 शुरू किया, जिसमें 20,000 सैनिकों ने टैंकों और हेलीकॉप्टरों की मदद से लाओस में घुसकर हो ची मिन्ह ट्रेल पर हमला किया और NVA के क्षेत्रीय कमांड पोस्ट्स को नष्ट करने की कोशिश की। अमेरिकी सेनाओं को केवल हवाई समर्थन देने तक ही सीमित रखा गया, क्योंकि अब कांग्रेस ने दक्षिण वियतनाम के बाहर अमेरिकी जमीनी सेनाओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये अभियान एक आपदा साबित हुआ। हताहतों की संख्या स्रोत के अनुसार अलग-अलग बताई जाती है, लेकिन कुछ का दावा है कि करीब 8,000 दक्षिण वियतनामी मारे गए, जबकि टैंक और हेलीकॉप्टर मैदान में ही छोड़ दिए गए। लाम सोन 719 की बरसा नहीं दिलाया कि जब अमेरिका आखिरकार अपनी सेनाएं वापस बुलाएगा तो दक्षिण वियतनामी खुद अपनी रक्षा कर पाएंगे, और इसी वजह से शांति समझौते को करवाना खास तौर पर जरूरी हो गया। पेरिस में चल रही बातचीत और पर्दे के पीछे कुछ चर्चाएं भी रुक गई थीं। निक्सन ने इसके बजाय सोवियत संघ और चीन से मदद लेने का फैसला किया, ताकि वे उत्तर वियतनामियों को शांति समझौते के लिए राजी करने में मदद करें। अमेरिका की तरह बीजिंग और मॉस्को में से कोई भी नहीं चाहता था कि युद्ध और ज्यादा चले। हालांकि दोनों ही उत्तर वियतनाम को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार इससे राष्ट्रपति निक्सन ने 1972 में चीन की ऐतिहासिक यात्रा की, जो ऐसा करने वाले पहले मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति बने। जहां अन्य बातों के अलावा उन्होंने हनोई पर युद्ध समाप्त करने के लिए दबाव डालने पर चर्चा की, लेकिन उत्तर वियतनामी मानने को तैयार नहीं हुए। जनवरी 1972 तक जब निक्सन ने पद संभाला था, तब वियतनाम में 5 लाख अमेरिकी सैनिक थे, लेकिन अब उन्होंने इस संख्या को घटाकर लगभग 1,30,000 कर दिया था और कम्युनिस्टों के खिलाफ ज्यादातर लड़ाई अब ARVN द्वारा लड़ी जा रही थी।
अमेरिका ने अभी भी दक्षिण वियतनाम में दक्षिण वियतनामी सेना का समर्थन करने के लिए अपनी शक्तिशाली वायु, नौसेना और तोपखाना बल बनाए रखे थे, लेकिन वे खुद मुख्य रूप से रक्षात्मक मुद्रा में थे, सिवाय उन कुछ सलाहकारों के जो एआरवीएन के साथ अभियानों में शामिल हुए। लाओस में एआरवीएन के खराब प्रदर्शन से हौसला पाकर उत्तर वियतनामी सेना ने 1972 में एक साहसिक और नया हमला करने का फैसला किया, जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं किया था। टेट की तरह वे एक बार फिर ओट छोड़कर एआरवीएन और किसी भी अमेरिकी इकाई से आमने सामने की लड़ाई में भिड़ेंगे। फर्क बस इतना था कि इस बार उनकी सेना मुख्य रूप से पैदल सेना नहीं थी। उत्तर वियतनामी बड़ी संख्या में टैंकों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उनके पास दुश्मन पर भारी मारक क्षमता होगी। उनके पास उपलब्ध ज्यादातर टैंक सोवियत संघ द्वारा दिए गए T-54 और उभयचर PT-76 थे, जो नदियों को पार करने में अमूल्य साबित होते। लेकिन उनकी संख्या में कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने T-34/81 भी शामिल थे। आक्रमण 30 मार्च 1972 को शुरू हुआ, जब 30,000 सैनिकों ने DMZ पार करके और लाओस से धावा बोला। 5 अप्रैल को 20,000 और कम्युनिस्ट सैनिकों ने कंबोडिया से हमला किया। तब तक निक्सन ने इसकी अनुमति दे दी थी। इसका जवाब था अमेरिकी विमानों द्वारा उत्तर वियतनाम पर बमबारी फिर से शुरू करना, जिसका उद्देश्य दक्षिण में कम्युनिस्ट बलों की आपूर्ति लाइनों को बाधित करना था। पिछली रोलिंग थंडर अभियान के विपरीत इस नए अभियान में हैफोंग बंदरगाह शहर पर हमले की मनाही नहीं थी, जहां सोवियत उपकरणों की बड़ी मात्रा पहुंचाई जा रही थी। अमेरिकी विमानों ने हैफोंग और अन्य बंदरगाहों के प्रवेश द्वार पर 11,000 बारूदी सुरंगें गिराईं, जिससे उत्तर वियतनाम के लगभग 85% सैन्य आयात बाधित हो गए। अगले लक्ष्य रेल यार्ड और रेलवे पुल थे, जो चीन की ओर जाते थे। और इसी दौरान युद्ध में पहली बार लेजर गाइडेड बमों का इस्तेमाल हुआ, जब 27 अप्रैल को F-4 फैंटम विमानों ने इन्हें गिराया। निक्सन ने फिर एक और व्यापक अभियान की अनुमति दी, जिसका उद्देश्य उत्तर वियतनाम को बाहरी आपूर्ति से अलग करना और उसकी आपूर्ति को दक्षिणी मोर्चे तक संग्रहित और पहुंचाने की क्षमता को नष्ट करना था। ऑपरेशन लाइनबैकर के पहले ही दिन 414 मिशन उड़ाए गए और एक बार फिर उत्तर वियतनामी वायुसेना ने अमेरिकी हमलावरों का सामना किया। हालांकि अब स्थिति उनके पक्ष में बहुत कम थी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के पायलटों को विशेष रूप से पूरी तरह से फिर से प्रशिक्षित किया गया था, न केवल हवाई मुकाबले में, बल्कि विशेष रूप से उत्तर वियतनामी वायुसेना के मिग विमानों से मुकाबला करने के लिए। युद्ध के सबसे तीव्र हवाई संघर्ष में अमेरिकी बलों ने पहले ही दिन 11 मिग विमानों को गिरा दिया, लेकिन मिग का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तर वियतनामी वायुसेना ने 10 मई को 5 F-4 विमानों को मार गिराया। लाइनबैकर का प्रभाव दक्षिण में लगभग तुरंत महसूस किया गया, क्योंकि कम्युनिस्ट बलों को गोला बारूद, ईंधन और आपूर्ति की भारी कमी होने लगी। आक्रमण के लिए निर्धारित लगभग 70% आपूर्ति या तो नष्ट कर दी गई थी या मोर्चे पर तैनात बलों तक पहुंचने से रोक दी गई थी, जो खुद भी तीव्र हवाई बमबारी का शिकार हो रहे थे। और गर्मियों तक आक्रमण रुक गया था। उत्तर वियतनामी एक बार फिर शांति वार्ता में लौट आए और निक्सन ने आदेश दिया कि अब हवाई हमले 20वें समानांतर के दक्षिण में ही सीमित रहें। आने वाले महीनों में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर हेनरी किसिंजर और उत्तर वियतनामी पोलित ब्यूरो सदस्य ले डुक थो पेरिस में शांति शर्तों पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। चर्चा की गई शर्तों में से एक थी उत्तर वियतनाम द्वारा अपनी सेनाएं दक्षिण भेजना बंद करने और कई अमेरिकी युद्धबंदियों को रिहा करने का वादा। अमेरिका ने अपनी सभी सेनाएं वापस बुलाने और दक्षिण वियतनाम में वियतकॉन्ग और सैगॉन सरकार के बीच सत्ता साझा करने का समझौता स्थापित करने पर सहमति जताई। ऐसा लग रहा था कि शांति बस आने ही वाली है, लेकिन सैगॉन में दक्षिण वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन वान थियू ने इन शर्तों पर सहमति देने से इनकार कर दिया। मुख्य समस्या ये थी कि दक्षिण वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ने के बाद अब अमेरिका सत्ता वियतकॉन्ग को सौंप रहा था। किसिंजर ने राजनीतिक विभाजन के दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 16 दिसंबर 1972 को उत्तर वियतनामी शांति वार्ता से बाहर निकल गए। निक्सन बहुत गुस्से में थे। उत्तर को फिर से शांति वार्ता की मेज पर लाने के लिए निक्सन ने ऑपरेशन लाइनबैकर 2 का आदेश दिया, जो उत्तर वियतनाम पर असीमित बमबारी थी। 18 दिसंबर 1972 को 129 B-52 बमवर्षक विमानों ने, जिनका समर्थन कई टैंकर और लड़ाकू विमान कर रहे थे, हनोई और NVAF के 3 हवाई अड्डों पर जबरदस्त बमबारी अभियान शुरू किया। इनमें से 3 बमवर्षक विमानों को SA-2 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों द्वारा मार गिराया गया। अगली रात बमवर्षकों के एक और दल ने रेल यार्ड और एक पावर स्टेशन पर हमला किया और इसमें 7 और B-52 विमानों को सैम मिसाइलों द्वारा मार गिराया गया। बमबारी 24 दिसंबर तक जारी रही।
जब 36 घंटे का क्रिसमस विराम घोषित किया गया। इस दौरान B-52 विमानों को हुए नुकसान के लिए USAF नेताओं की कड़ी जांच हुई। ऑपरेशन 26 दिसंबर को फिर से शुरू हुए। उत्तर वियतनाम में, जिसमें हनोई और हैफोंग के आसपास भी शामिल था, बड़े पैमाने पर हवाई बमबारी की गई। B-52 विमानों को और अधिक समर्थन दिया गया, जिसमें नौसेना के EA-6A जैसे जैमिंग विमान भी शामिल थे। यह प्रसिद्ध EA-6B प्राउलर का पूर्ववर्ती था और विशेष विमान जिन्हें सैम मिसाइलों को निर्देशित करने वाले रडार को खोजने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिन्हें वाइल्ड विजल कहा जाता है। B-52 के नुकसान कम हो गए, लेकिन ये बल अभी भी पूरी तरह सुरक्षित बच निकलने से अभी बहुत दूर था। बमबारी 29 दिसंबर तक जारी रही और उत्तर वियतनामी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। बमबारी की व्यापक निंदा हुई, खासकर जब हनोई ने तबाही में फंसे एक अस्पताल की तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि इस अभियान में 1624 नागरिक मारे गए थे। हालांकि उत्तर वियतनामी पेरिस लौटने के लिए सहमत हो गए। हालांकि वे यह स्पष्ट करना चाहते थे कि यह शांति के हित में है, न कि बमबारी के कारण। उत्तर वियतनामी पहले हुए समझौते में तय शर्तों को बदलने से इनकार कर दिया और इसी के चलते राष्ट्रपति थियू ने भी उसी तरह इनकार कर दिया। निक्सन ने हस्तक्षेप किया और थियू को हटाने की धमकी दी। इसलिए इस मामले में ज्यादा विकल्प न होने के कारण उन्होंने सहमति दे दी। जनवरी 73 में अमेरिका ने इस समझौते पर पेरिस शांति समझौते के रूप में हस्ताक्षर किए और अगले दिन औपचारिक युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। निक्सन को लगा कि उन्हें सम्मान के साथ शांति मिल गई है। अमेरिका ने अपने आखिरी लड़ाकू बलों को वापस बुलाने में बिल्कुल भी समय नहीं गवाया और उत्तर वियतनाम ने अमेरिकी युद्धबंदियों को रिहा करना शुरू कर दिया, जिसमें जॉन मैकेन भी शामिल थे। उनमें से कई बहुत ही खराब हालत में थे, जिन्होंने वर्षों तक शारीरिक अत्याचार सहा था और मैकेन खुद भी अपनी बाकी जिंदगी अपने कंधे से ऊपर हाथ उठाने में परेशानी महसूस करते रहे। 29 मार्च 1973 को आखिरी अमेरिकी सैन्य इकाई वियतनाम से निकल गई और 19 जून को कांग्रेस ने एक अधिनियम पारित किया, जिसमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस में भविष्य में किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में भागीदारी पर रोक लगा दी गई। जबकि अमेरिकी नौसेना ने उत्तर वियतनाम के तट पर बिछाए गए बारूदी सुरंगों को हटाना शुरू कर दिया। 1968 में जहां 5 लाख सैनिक थे, वहीं 31 दिसंबर 1973 को वियतनाम में केवल 50 अमेरिकी सैन्यकर्मी रह गए थे। हालांकि निक्सन ने अपने वादे के अनुसार सैनिकों को बाहर निकाल दिया था, लेकिन लड़ाई जारी रही और वियतकॉन्ग और ARVN बलों के बीच छिटपुट झड़पें होती रहीं। अमेरिकी सैनिक अभी भी इन झड़पों में फंस जाते थे और पेरिस शांति समझौते के बावजूद 1973 में वियतनाम में 168 अमेरिकी मारे गए। दोनों पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और अक्सर एक दूसरे पर शांति समझौते तोड़ने का आरोप लगाते थे। जैसे ही 1974 की शुरुआत हुई, लड़ाई के खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिखे और राष्ट्रपति थियू के लिए स्थिति तब और खराब हो गई, जब अमेरिका ने वियतनाम से खुद को जितना हो सके दूर करने की कोशिश करते हुए अपनी कुछ वित्तीय सहायता वापस लेनी शुरू कर दी। काफी विचार विमर्श के बाद हनोई में कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर से दक्षिण वियतनाम पर हमला करने के लिए मतदान किया, जिसे दक्षिण वियतनामी लोगों ने जमीन हड़पने की एक नई श्रृंखला के रूप में वर्णित किया। राष्ट्रपति थियू अपने देश की रक्षा के लिए अमेरिका द्वारा हवाई हमलों के फिर से शुरू होने पर निर्भर थे, लेकिन कांग्रेस ने निक्सन के हाथ बांध दिए थे और अब दक्षिण वियतनाम अकेला था। प्रेरित होकर उत्तर वियतनामी ने मार्च 1973 में एक नया हमला शुरू किया और ARVN को बुरी तरह खदेड़ना शुरू कर दिया। ARVN ने कंबोडिया में दुश्मन की चौकियों के खिलाफ एक सफल जवाबी हमला जरूर किया, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि जश्न मनाने के लिए बहुत कम बचा था। इसी समय ARVN का भारी नुकसान हो रहा था। बड़े पैमाने पर सैनिक भाग रहे थे, जबकि सड़कों पर लड़ाई से बचने वाले शरणार्थियों की भीड़ के कारण रसद पहुंचाना भी बाधित हो गया था। दिसंबर 1974 में कम्युनिस्टों ने कंबोडिया में अपने ठिकानों से हमला करते हुए सैगोन के उत्तर पूर्व में सिर्फ 75 मील दूर ARVN को हरा दिया। उत्तर वियतनामी अमेरिकी हस्तक्षेप का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तब तक वाटरगेट कांड के बाद निक्सन को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था और दक्षिण वियतनामी की मदद करने की उनकी इच्छा के बावजूद नए राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को कांग्रेस ने ऐसा करने से मना कर दिया था, मानते हुए कि अब उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं बचा। उत्तर वियतनामी सेना ने मार्च 1975 में एक और आक्रमण की तैयारी की। उन्होंने अनुमान लगाया कि सैगोन पर कब्जा करने और दक्षिण वियतनाम को सुरक्षित करने का अभियान लगभग 2 साल चलेगा। ये आक्रमण 10 मार्च 1975 को शुरू हुआ, लेकिन 1 महीने के भीतर ही ARVN पूरी तरह से बिखरने लगी और उनमें से 1 लाख को बंदी बना लिया गया।
4 अप्रैल 1975 को अमेरिका ने दक्षिण वियतनाम से बच्चों को लड़ाई से बचाने के लिए निकालना शुरू कर दिया। ऑपरेशन बेबी लिफ्ट नाम दिया गया। इसमें शामिल पहला विमान एक विशाल C-5 गैलेक्सी उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 138 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 78 बच्चे भी शामिल थे। उत्तरी वियतनामी सेना और वियतकॉन्ग सैगॉन की ओर बढ़ते रहे और 21 अप्रैल 1975 को राष्ट्रपति थियू ने एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने दक्षिण वियतनाम के पतन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को दोषी ठहराया। फिर इस्तीफा देकर ताइवान भाग गए। उनके उत्तराधिकारी ट्रान वान हुआंग एक हफ्ते तक पद पर रहे, फिर इस्तीफा देकर सरकार जनरल मन बिन को सौंप दी। यही वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1963 में राष्ट्रपति दिएम का तख्ता पलट किया था। सैगॉन के चारों ओर घिर जाने के बाद विन ने 2 दिन बाद 30 अप्रैल को आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी कर्मचारियों और नागरिकों को इंतजार कर रहे अमेरिकी युद्धपोतों तक निकालने के लिए एक हताश प्रयास किया गया। सैगॉन के हजारों निवासी दूतावास के चारों ओर जमा हो गए, इस उम्मीद में कि उन्हें निकासी हेलीकॉप्टरों में से किसी एक में जगह मिल जाएगी, लेकिन बहुत कम लोगों को ही ये मौका मिला। ARVN और दक्षिण वियतनामी वायुसेना के पायलट अक्सर अपने परिवारों को सैन्य विमानों में बैठाकर अमेरिकी जहाजों तक ले गए और कभी-कभी अपने विमानों को समुद्र में गिरा देते थे, ताकि अमेरिकी नाविक उन्हें बचाने के लिए मजबूर हो जाएं। उत्तर वियतनामी दक्षिण पर अपना नियंत्रण मजबूत करेंगे, इससे पहले कि वे देश को औपचारिक रूप से समाजवादी गणराज्य वियतनाम के रूप में एकीकृत करें। उनकी याद में सैगॉन का नाम बदलकर हो ची मिन सिटी रखा गया। पहले इंडो चाइना युद्ध के बाद वियतनामी एकीकरण के लिए युद्ध 19 साल, 5 महीने, 4 हफ्ते और 1 दिन तक चला। इसने लगभग 40 लाख वियतनामी लोगों की जान ले ली। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वियतनाम एक ऐसा घाव है जो शायद कई पीढ़ियों तक नहीं भर पाएगा। 53,318 अमेरिकी सैन्यकर्मियों ने इस युद्ध में अपनी जान गंवाई और इसने अमेरिकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डाला, जिससे आने वाले वर्षों तक विदेशी और यहां तक कि घरेलू नीतियां भी प्रभावित हुईं। युद्ध के औचित्य को लेकर सवाल उठे। अमेरिकी सैनिकों के व्यवहार और इसमें इस्तेमाल की गई रणनीति और तकनीक पर आने वाले वर्षों तक इतिहासकारों के बीच बहस होती रहेगी। वॉशिंगटन में 1982 में एक स्मारक बनाया गया। इस संघर्ष में मारे गए सभी अमेरिकी कर्मियों की याद में और उनके नामों की सूची के साथ एक स्मारक बनाया गया। अधिकांश संघर्षों की तरह इसके बाद के दशकों में युद्ध में अमेरिकी भागीदारी की कहानी का और अधिक हिस्सा किताबों और पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आया है, ताकि सैनिकों की व्यक्तिगत कहानियां, जिन्हें अक्सर इतिहास की किताबों में नजरअंदाज कर दिया जाता है, वे भुलाई न जाएं। 2015 में ग्रेगरी हैमिल्टन ने मैकनमाराज फॉली द यूज ऑफ लो IQ सोल्जर्स इन द वियतनाम वॉर नामक किताब 2015 में प्रकाशित की। ये उन लोगों की दुखद कहानी बताती है जिन्हें मानसिक रूप से अक्षम होने के बावजूद सेना में भर्ती कर लिया गया, जबकि वे इसके लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। 2020 में लैरी सैंडर्स ने अपनी किताब प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान एक गुप्त समलैंगिक सैनिक होना कैसा था और अमेरिकी सेना में इसका पता चलने के क्या खतरे थे। हाल के वर्षों में अमेरिका और वियतनाम के संबंधों में लगातार सुधार हुआ है। अमेरिकी पर्यटक उन युद्ध स्थलों का दौरा करने जा रहे हैं जहां उनके दादा या पिता ने 60 और 70 के दशक में युद्ध लड़ा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 में अमेरिकी विमानवाहक पोत USS कार्ल विंसन ने दनांग के बंदरगाह पर एक राजनयिक दौरा किया। यह युद्ध के बाद पहली बार था जब कोई अमेरिकी विमानवाहक पोत उस देश में आया था, जिसके बाद मार्च 2020 में USS थियोडोर रूजवेल्ट ने भी वहां दौरा किया। आशा है कि संबंधों में यह सुधार इस क्रूर और खूनी युद्ध की यादों को शांत करने में मदद करेगा, जिसने दुनिया पर इतना गहरा प्रभाव डाला था, उन युद्ध के मैदानों से कहीं आगे जिन पर यह लड़ा गया था।